नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से उत्कर्ष नर्सिंग क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर, जहां पे हम लेकर आए एक और धमाकेदार सेशन। जी हां दोस्तों, समय हो चुका है स्पेशल सेशन का। आज के इस सेशन में क्या रहने वाला है खास, आज के सेशन में कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जिनको हम पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं, सीखने वाले हैं। गुड इवनिंग टू ऑल, सभी लोगों का दिल खोल के स्वागत इस शानदार प्लेटफॉर्म के ऊपर। सेशन का हर क्वेश्चन प्यारे दोस्तों रहने वाला इंपॉर्टेंट। सेशन के हर क्वेश्चन में हम बात करने वाले हैं यूपी पीएससी स्पेशल एग्जाम की। आज के सेशन में क्या रहने वाला है खास, आज के सेशन में कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जिनको हम पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं, सीखने वाले हैं। गुड इवनिंग टू ऑल, सभी लोगों का दिल खोल के स्वागत। शुरुआत करते एक शानदार सेशन की, और तैयार है आप लोग आज के सेशन के लिए, क्योंकि क्वेश्चन सारे ही धमाकेदार होने वाले हैं। हर प्रश्न में एग्जाम ओरिएंटेड बातें होगी। वैसे यूपी पीएससी के एग्जाम के अंदर आपने देखा होगा कि जो वैकेंसी का तरीका, जो एग्जाम का तरीका, वो बड़ा अद्भुत आया है। दो एग्जाम होने वाले हैं, प्रीलिम्स और मेंस, प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा। प्रारंभिक परीक्षा के अंदर टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी आपको पता होने चाहिए, 170 आने वाले हैं और 85 मार्क्स का ये पेपर होगा। एक प्रश्न आधे नंबर का होगा और इसके अंदर 120 हमारे सब्जेक्ट क्वेश्चंस रहेंगे, 30 जीके और 20 क्वेश्चन जो है वहाँ पे आपके हिंदी के रहने वाले हैं। तो बड़ा अद्भुत और बड़ा ज़बरदस्त पैटर्न प्रीलिम्स का। और प्रीलिम्स क्लियर करने के बाद में मेंस के लिए हम प्रोसीड करेंगे, और मेंस के अंदर आपने देखा होगा वहाँ पे भी सेम तरीका जो है वो है कि वहाँ पे आपका रिटर्न में होगा ना। प्रीलिम्स आपका जो है एमसीक्यूज है, आपका जो है ऑब्जेक्टिव्स है, और मेंस जो है वो रिटर्न में होगा। और मेंस में जो रिटर्न में रहेगा वो आपका आपको पता होना चाहिए कि वहाँ पे हम अलग अलग तरह के प्रश्न वहाँ पे आएंगे, जिसमें पहले प्रश्न शॉर्ट नोट्स टाइप के होंगे और दूसरे टाइप के जो प्रश्न है वो हमने बोला जो है बड़े साइज के प्रश्न होंगे, अलग अलग वैरायटी में होंगे और अलग अलग वे से उनको रिप्रेजेंट करना है। तो ये दो तरीके वहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो आप सभी लोग जो है इस उत्साहित मन के साथ में, इस एग्ज़ाम के नए पैटर्न के साथ में, नए परीक्षा के माहौल में, नए क्वेश्चंस के साथ में, नई तैयारी के साथ में जुट जाइए। एक जोश, जुनून, उत्साह और पागलपन के साथ में, बिल्कुल एकदम नया पैटर्न, नई तरीका पढ़ाई का, कुछ अद्भुत पढ़ लेते हैं। पहला प्रश्न, आंकड़ा बिल्कुल नया होना चाहिए, क्योंकि सब कुछ नया हुआ है तो आंकड़ा भी क्या होना चाहिए, नया होना चाहिए। तो सवाल कह रहा है, द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड टू डिकम्पोज द ऑर्गेनिक मैटर ऑफ वाटर बाय माइक्रोब्स इट इज नॉन एज। चार ऑप्शन। सर माइनस मार्किंग रहेगी क्या? देखो लाले, पिछले एग्जाम में थी, इस एग्जाम में कहीं मेंशन नहीं है अभी तक। तो जब अभी आएगा एग्जाम का डेट आएगा तब आ जाएगी। तो वैसे माइनस मार्किंग होती है हर बार, तो होनी ही चाहिए और होगी वो भी, है ना। अब वो ज़्यादा, पिछले बार तो 1/3 थी, इस बार भी मोस्ट प्रोबेबली 1/3 ही हो। कुछ चेंज होगा तो हम देख लेंगे, इस बात के लिए परेशान मत हो। वो तो एग्ज़ाम देंगे तब 10 जगह लिखी हुई होगी, पर माइनस ही होगा अगर कुछ नहीं आएगा तो। आएगा तो कुछ नहीं होगा, तो पहले पढ़ लेना चाहिए अपने को। अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन दैट इज रिक्वायर्ड टू डिकम्पोज द ऑर्गेनिक मैटर ऑफ वाटर बाय माइक्रोब्स इट इज नॉन एज। हमने यहाँ पे बोला वो अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन जो रिक्वायर होती है डिकम्पोज करने के लिए ऑर्गेनिक मैटर को, वाटर के ऑर्गेनिक मैटर को माइक्रोब्स के द्वारा। माइक्रोब्स जब वाटर के ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करते हैं तो कितनी ऑक्सीजन रिक्वायर होती है। माइक्रोब्स, याद रखना, माइक्रोब्स जब ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करते हैं तो कितनी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है उनको। पहला लिखा हुआ है डिजोल्व ऑक्सीजन इन वाटर, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड ऑफ वाटर, यूट्रोफिकेशन या सरफेस फ्लो, है ना। जब माइक्रोब्स जो है, माइक्रोब्स वो ऑर्गेनिक मैटर ऑफ वाटर को डिकम्पोज करते हैं तो कितनी ऑक्सीजन, अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, जो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है उसको क्या कहते हैं, ऐसा सवाल ने पूछा। तो पहला ऑप्शन ने क्या बोला, डिजोल्व ऑक्सीजन इन वाटर, और दूसरा है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड ऑफ वाटर। दैट इज करेक्ट वन। जो सवाल ने पूछा वही उसका जवाब बनना चाहिए। सवाल ने यही पूछा कि ऑर्गेनिक मैटर ऑफ वाटर बाय माइक्रोब्स, डिकम्पोज ऑफ ऑर्गेनिक मैटर ऑफ वाटर बाय माइक्रोब्स इज नॉन एज। तो इसका जवाब क्या बनेगा, इट इज ए बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड ऑफ वाटर। इट इज ए बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड ऑफ वाटर। इट इज नॉट डिजोल्व ऑक्सीजन इन वाटर, इट इज नॉट यूट्रोफिकेशन, इट इज नॉट सरफेस फ्लो। हमने इसको क्या बोला, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड ऑफ वाटर। क्या करेक्ट आंसर होगा, बी, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड ऑफ वाटर। ए, सी और डी तीनों ही गलत है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर बी बनेगा, बाकी सभी बातें गलत है। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन
डिमांड ऑफ वाटर। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न, बहुत बढ़िया, सभी ने लगभग सही जवाब लिखा है। तो शुरुआत बहुत अच्छी है और ये इंडिकेट करती है कि आगाज जब अच्छा होता है तो अंजाम भी बेहतर होगा। तो चलिए अंजाम की तरफ बढ़ते हैं। अगरबत्ती लगा दीजिएगा, जोश, जुनून और पागलपन के साथ में बिल्कुल नए आंकड़े से इस आज के नए सेशन का स्वागत करिएगा। सवाल बिल्कुल डिफरेंट लेके आए हैं। सवाल को पढ़ने में थोड़ा सा मेहनत लगेगा क्योंकि इस एग्जाम में कुछ और बातें हैं। सिलेबस के पैटर्न के ध्यान में रखते हुए अब पैटर्न बदला हुआ सा मिलेगा थोड़ा। सिलेबस के पैटर्न को बदलते हुए 170 क्वेश्चंस की तैयारी करेंगे। बीच बीच में आपको जीके भी मिलेगा, आपको यहाँ पे हिंदी के क्वेश्चंस भी आएंगे। तो आपको घबराना नहीं है। यहाँ पे हम मनोविज्ञान भी पढ़ेंगे और यहाँ पे हम जो है पीडियाट्रिक भी पढ़ेंगे। यहाँ पे हम बेसिक ह्यूमन, मतलब एक ओवरऑल आपके प्रीलिम की तैयारी चलेगी। ओवरऑल आपको एग्जाम में उन 170 सवालों को कैसे करना है और 170 में से 170 नंबर आ जाए, ये अप्रोच हमारी रहेगी इस एग्जाम को। तो सवाल कह रहा है कंसिडर्ड स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड्स गिवन बिलो। स्टेटमेंट देखो, पहला है KMC इज ए वैल्यूएबल मेथड ऑफ गिविंग केयर टू प्री मैच्योर बेबी इन डेवलपिंग कंट्री। रीजन दो, जो रीजन लिखा हुआ है, एसर्शन तो ये था। एसर्शन क्या था कि KMC इज ए वैल्यूएबल मेथड ऑफ गिविंग केयर टू ए प्री मैच्योर बेबी इन डेवलपिंग कंट्री। डेवलपिंग कंट्री में प्री मैच्योर बेबी को केयर देने के लिए KMC एक वैल्यूएबल मेथड है, पहला लिखा हुआ है। रीजन लिखा है दिस मेथड हेल्प इन मेंटेनिंग टेम्परेचर। ये वैल्यूएबल मेथड क्यों है? क्योंकि मेथड टेम्परेचर को मेंटेन करता है, ये इंप्रूव करता है ग्रोथ को और ये रिड्यूस करता है इन्फेक्शन को इन प्री मैच्योर बेबी। तो टेम्परेचर इंप्रूव करता है ग्रोथ को, रिड्यूस करता है इन्फेक्शन को प्री मैच्योर बेबी में। ये दो बातें यहाँ पे बोल दी भाई। पहला एसर्टेन दे दिया कि KMC एक वैल्यूएबल मेथड है गिविंग केयर टू प्री मैच्योर बेबी को केयर देने के लिए KMC एक बहुत ही वैल्यूएबल तरीका है। तो सवाल का रीजन दिया गया कि ये वैल्यूएबल क्यों है, तो बोले वैल्यूएबल इसलिए है क्योंकि ये मेंटेन करता है टेम्परेचर को, बच्चे के टेम्परेचर को मेंटेन करता है। क्योंकि इसमें कंगारू मदर केयर के अंदर हम कहते हैं कि इसमें स्किन टू स्किन कांटेक्ट होता है। स्किन टू स्किन कांटेक्ट रहता है किसका? माँ का और बच्चे का आपस में। भाई बच्चा जो है उसका स्किन डायरेक्ट माँ के स्किन के कांटेक्ट में होती कि नहीं होती है? होती है सर। तो पहला तो रह गया स्किन टू स्किन कांटेक्ट। दूसरा तरीका क्या रहेगा? दूसरा तरीका ये रहता है कि इसके अंदर बच्चे में एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग जो माँ करवाती है, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग वो पॉसिबल हो पाती है। एक तो स्किन टू स्किन कांटेक्ट है, ये पहला तरीका है। दूसरा तरीका है कि ये एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग वहाँ पे चलती है, तो एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग होती है। और तीसरा क्या होता है? तीसरा ये होता है कि बच्चा जल्दी डिस्चार्ज होता है और फॉलोअप के अंदर आता है। अर्ली डिस्चार्ज एंड फॉलोअप, अर्ली डिस्चार्ज हो जाता है, अर्ली डिस्चार्ज और फॉलोअप, अर्ली डिस्चार्ज और फॉलोअप, ये बात यहाँ पे रहती है। तो एक तो हो गया स्किन टू स्किन कांटेक्ट, दूसरा हो गया एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग, तीसरा हो गया अर्ली डिस्चार्ज एंड फॉलोअप। ये KMC में तीन बातें वहाँ पे होती है। तो इससे टेम्परेचर सही रहता है, ग्रोथ बढ़िया होती है और इन्फेक्शन प्रीमैच्योर बेबी में होने के चांसेस रिड्यूस हो जाते हैं। सवाल के आधार पे, ऑप्शन के आधार पे हम जब जवाब को जाते हैं तो पहला कोड लिखा हुआ है बोथ A एंड R, मतलब एसर्टेन और R दोनों जो है सही है एंड R इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A का करेक्ट एक्सप्लेनेशन R है। दूसरा लिखा हुआ है A तो सही है लेकिन जो R है वो गलत है। तीसरा लिखा हुआ है A गलत है और R सही है। चौथा लिखा हुआ है A एंड R दोनों ही गलत है। तो मेरे हिसाब से ये तीनों ही गलत है है कि नहीं है? इनको कुकुर मुते हैं, ये इनको पता ही नहीं है कि KMC क्या होती है ना। ये ऑप्शन हम पढ़ते हैं तो उनको कहते हैं अबे तुम गधे हो क्या, तुम्हें पता नहीं है वो सही है। इनको कह रहे हैं, इनको समझ ही नहीं आ रही है। कोई कह रहा है A गलत है, कोई कह रहा है R गलत है। और हमारे उन रसगुल्लों को समझ में नहीं आएगा जिन्होंने अगरबत्ती नहीं लगाई है। तो एक लाइक बटन है, उसको प्रेस कर दीजिएगा, अगरबत्ती लगा दीजिएगा और अपने आप को पूरा कॉन्फिडेंट कर दीजिएगा सेशन के अंदर, क्योंकि आंसर A आपका बिल्कुल सही है। और अपनी पीठ थपथपा के प्यारे दोस्त आगे बढ़ जाइएगा, क्योंकि आपने बिल्कुल सही पहचाना कंगारू मदर केयर को। अच्छा, एक सवाल और बनता है कि KMC की मिनिमम ड्यूरेशन क्या है और मैक्सिमम ड्यूरेशन क्या है।
इस केएमसी की मिनिमम ड्यूरेशन और मैक्सिमम। जब मुझे कोई पूछे कि इस केएमसी की मिनिमम ड्यूरेशन क्या है, तो मेरा जवाब है 1 घंटा, है ना। केएमसी मिनिमम 1 घंटे के लिए दिया जाए। और मुझे कोई पूछे कि इसकी मैक्सिमम ड्यूरेशन क्या है, तो केएमसी का मैक्सिमम ड्यूरेशन है कि इट शुड बी गिवन फॉर 24 आवर्स। 1 घंटा इसकी मिनिमम ड्यूरेशन है और 24 आवर्स इसका मैक्सिमम ड्यूरेशन है। केएमसी की मिनिमम ड्यूरेशन कितनी होनी चाहिए? 1 आवर, और इसका मैक्सिमम ड्यूरेशन कितना होना चाहिए? 24 आवर्स। 1 घंटा इसका मिनिमम टाइमिंग रहेगा और 24 आवर्स इसका मैक्सिमम टाइमिंग रहेगा। ये दो बातें आपको यहाँ पे समझनी है। तो मिनिमम ड्यूरेशन कितना होगा? 1 घंटा। मैक्सिमम ड्यूरेशन कितना होगा? 24 आवर्स। दो बातें आपने समझ ली, आसान थी। कंगारू मदर केयर को लेके समझ में आ गई सर, और ये पूरा प्रश्न आपको समझ में आ गया। अब हम आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। केएमसी बहुत ही ज्यादा प्रीटर्म लो बर्थ वेट बेबी को दिया जाता है ताकि वो सर्वाइव कर सके। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन ऑफ एब्डोमेन पेयर्स पैचेज आर फाउंड। कौन सा एब्डोमेन का ऑर्गन है जिसके अंदर पेयर पैचेज पाए जाते हैं? देखो यहाँ पे हम उन्हीं प्रश्नों को डील करेंगे जो एग्जाम ओरिएंटेड है, जो एग्जाम में पूछे गए हैं, और उन टॉपिक के बारे में आपको पता होना जरूरी है ताकि आप पहले ये कॉन्फिडेंट हो सके कि हमें वो जवाब आ सकते हैं या हम भी उन जवाबों को पढ़ सकते हैं। पर उसके लिए आपको मेहनत भारी करनी पड़ेगी, तरीका बड़ा जबरदस्त लगाना पड़ेगा। पेयर्स पैचेज की बात हो रही है। इसोफेगस, स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन। बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है आपका। एक तो होता है इसोफेगस, एक होता है आपका स्टोमक, और एक होगा आपका स्मॉल इंटेस्टाइन, और एक होगा आपका लार्ज इंटेस्टाइन। आपका एक तो होता है इसोफेगस, एक होता है आपका स्टोमक, एक होता है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन, एक होता है आपका लार्ज इंटेस्टाइन। ये पूरी कहानी यहाँ पे मस्त वाली आपको समझनी है। जब हम इसोफेगस की बात करते हैं, फिर हम स्टोमक की बात करते हैं, फिर हम स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करते हैं, फिर हम लार्ज इंटेस्टाइन की बात करते हैं, तो इन चीज़ों को जब हम समझने का प्रयत्न करते हैं प्यारे दोस्तों, तो इसोफेगस में कोई पेयर पैचेज नहीं होते, स्टोमक में कोई पेयर पैचेज नहीं होते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में पेयर पैचेज पाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये वो जगह है जहाँ पे मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन का काम होगा। ये वो जगह है जहाँ पे मैक्सिमम मेटाबॉलिज्म का काम होता है, जहाँ फैट का एब्जॉर्प्शन होता है। पेयर पैचेज तो उसी में अपना रोल प्ले करते हैं, और ये वो जगह है जहाँ पे ये तमाम काम होते हैं। एब्जॉर्प्शन का काम होता है, मेटाबॉलिज्म का प्रॉपर काम होता है। ये पूरी साइट स्मॉल इंटेस्टाइन है, और वहाँ पे विलाई पाए जाते हैं, वहाँ पे पेयर पैचेज पाए जाते हैं। तो अगर आपको पेयर पैचेज की साइट पूछे तो दैट इज फाउंड ऑलवेज इन स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट होते हैं। ड्यूडिनम होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन का दूसरा पार्ट जो है वो जेजुनम होता है, और स्मॉल इंटेस्टाइन का तीसरा पार्ट जो है वो इलियम होता है। इलियम, ड्यूडिनम, जेजुनम और इलियम। स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद में लार्ज इंटेस्टाइन है। लार्ज इंटेस्टाइन के पार्ट में एक होता है सिकम, एक होता है कोलन, और एक होता है रेक्टम। ये जो सिक्कम होता है एक पार्ट है, कॉलन जो होता है ये 3 पार्ट में है, असेंडिंग, ट्रांसवर्स, डिसेंडिंग और सिग्मोइड। ऐसे कॉलन होती है 4 पार्ट में। और उसके बाद में होता है रेक्टम, और उसके बाद में होता है एनस, जो एनल ओपनिंग है उसको बोलते हैं एनस। तो हमने यहाँ पे क्या बोला? हमने यहाँ पे बोला ड्यूडिनम, जेजुनम, इलियम। हमने बोला ड्यूडिनम, जेजुनम, इलियम। हमने बोला सिक्कम, कॉलन, एनस और रेक्टम। सिक्कम, कॉलन, एनस और रेक्टम। तो मैंने यहाँ पे बताया कि जो ये पेयर पैचेज पाए जाते हैं, कहाँ पे पाए जाते हैं पेयर पैचेज? स्मॉल इंटेस्टाइन में पाए जाते हैं पेयर पैचेज। और स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो उसके अंदर पेयर पैचेज है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन, जो एब्जॉर्प्शन की इंपॉर्टेंट साइट है स्मॉल इंटेस्टाइन। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर जो है वो सी बनेगा। बाकी सभी बातें गलत है, ये आपको समझने की जरूरत है। स्मॉल इंटेस्टाइन को लेके आपको समझना है। समझ में आया प्यारे दोस्तों? अगला प्रश्न, बहुत ही बढ़िया। सभी को जवाब लिखना है, अपना जवाब लिखना है। आंकड़ा बिल्कुल नया होना चाहिए, और अगरबत्ती लगा के जोश, जुनून और पागलपन 7वें आसमान में होना चाहिए। एग्जाम ओरिएंटेड सेशन है पूरा। सवाल क्या बोल रहा है? विच इज द ड्रग ऑफ चॉइस इन द मैनेजमेंट ऑफ इक्लेम्सिया। अब ये एक मजेदार प्रश्न है। यहाँ पे 4-5 तरह के सवाल एग्जाम में आपको मिलेंगे, एक एक करके मैं क्लियर करूं। तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात है
कि एक वर्ड है यहाँ पे PIH। PIH क्या होता है सर? PIH होता है प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन। प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन। सर ये क्या होता है? प्रेगनेंसी की वजह से ब्लड प्रेशर का बढ़ जाना। नॉर्मली जब लेडी नॉन प्रेग्नेंट होती है तो वो नॉर्मोटेंसिव होती है, उसमें बीपी बढ़ा हुआ नहीं होता है। नॉर्मली जब लेडी नॉन प्रेग्नेंट होती है तो वो नॉर्मोटेंसिव होती है, उसमें बीपी बढ़ी हुई नहीं होती है। जब वो प्रेग्नेंट हो जाती है तो उसका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, और ब्लड प्रेशर बढ़ने का जिम्मेदार कौन है? प्रेगनेंसी। तो हाइपरटेंशन कौन सा हो गया? प्रेगनेंसी से इंड्यूस। प्रेगनेंसी से इंड्यूस जो हाइपरटेंशन होता है, लेडी जब प्रेग्नेंट हो जाती है उसको हाइपरटेंशन हो जाता है, इसको प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन कहते हैं। तो उस हाइपरटेंशन की वजह से दो चीज़ें होती है उस लेडी में, प्रोटीन यूरिया होने की रिस्क रहती है और एडिमा हो जाता है। मतलब वो जो हाइपरटेंशन है वो इंजरी करता है, वहाँ पे कोई ना कोई ग्लोमेरुलर इंजरी करता है, और ग्लोमेरुलस पे जब इंजरी होती है तो वहाँ पे यूरिन जाके छनता है, तो बेसिकली प्रोटीन छन जाता है यूरिन के साथ में। यूरिन के साथ में प्रोटीन का बॉडी से बाहर निकलना प्रोटीन यूरिया कहलाता है, और एडिमा दोनों को मिला के बोलते हैं प्री इक्लेम्सिया। प्री इक्लेम्सिया जो बेसिकली इस क्वेश्चन में मेंशन वर्ड है, या तो इक्लेम्सिया है, इसको बोलते हैं प्री इक्लेम्सिया। दो वर्ड है, प्री इक्लेम्सिया। प्री मतलब प्रोटीन यूरिया, ई मतलब इडिमा, तो इसको मैं प्री इक्लेम्सिया भी लिखता हूँ और प्रोटीन यूरिया एडिमा भी लिखता हूँ। जब ये प्री इक्लेम्सिया होता है तो इस प्री इक्लेम्सिया वाले लेडी को अगर फिट्स आने लग जाए, ताण आ जाए, तो उसको हम इक्लेम्सिया के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? इक्लेम्सिया के नाम से जानते हैं। यहाँ पे हमने आपको बता दिया कि प्रोटीन यूरिया एक वर्ड है, एडिमा एक वर्ड है, और प्रोटीन यूरिया और एडिमा को मिला के हम बोलते हैं प्री इक्लेम्सिया। और प्री इक्लेम्सिया वाले मरीज में क्या होने का रिस्क है? इक्लेम्सिया होने का रिस्क है। प्री इक्लेम्सिया वाले मरीज में क्या होने का रिस्क है? जब उसको फिट्स या सीजर आ जाए तो यही प्री इक्लेम्सिया किस में कन्वर्ट हो जाता है? इक्लेम्सिया के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। और इक्लेम्सिया एक डेंजरस कंडीशन है प्रेगनेंसी में। इक्लेम्सिया एक डेंजरस कंडीशन है कि वो लेडी जो है अभी किससे सीजर कर रही है, प्रेगनेंसी के अंदर उसको सीजर आ रहे हैं। नॉर्मल सीजर भी खतरनाक होते हैं, प्रेगनेंसी के सीजर तो और भी खतरनाक है। तो अब इसको हमने इक्लेम्सिया बोला। अब यहाँ पे अलग अलग जगह पे अलग अलग तरह की दवाई काम में ली जाती है। नॉर्मल अगर लेडी में ये हाइपरटेंशन हो ही ना तो इसमें प्री इक्लेम्सिया नहीं होगा, तो इसमें इक्लेम्सिया भी नहीं होगा। लेकिन ये एक से दूसरी सीडी और दूसरी से तीसरी सीडी की तरफ हम बढ़ते हैं। तो मान लो एक लेडी है, पहले नॉर्मोटेंसिव थी और जैसी प्रेग्नेंट हुई और उसको हाइपरटेंशन हुआ, उसका बीपी 140/90 और उससे अबव रहने लगा और कांस्टेंट रहने लगा, तो ये हाइपरटेंशन है। जब उसको हाइपरटेंशन हुआ तो हमने यहाँ पे उसको कम करने के लिए, उसको ट्रीट करने के लिए एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग देनी है। तो हमारी जो पहली ड्रग यहाँ पे रहेगी वो दवाई कौन सी रहेगी? एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग रहेगी। कौन सी दवाई रहेगी? एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग रहेगी। और यहाँ जो एंटी हाइपरटेंसिव काम में लेते हैं उस ड्रग के अंदर दो तरह का ड्रग आता है। एक ड्रग को हम बोलते हैं लाबेटालोल, और एक दवाई होती है मेथाइल डोपा। कौन सी दवाई होती है? मेथाइल डोपा। एक दवाई को हम क्या नाम देते हैं? लाबेटालोल। दूसरी दवाई को हम क्या नाम देते हैं? मेथाइल डोपा। ये दो दवाई कहाँ यूज करते हैं? यूज करते हैं एज ए एंटी हाइपरटेंसिव। तो पहला जो पॉइंट है, पहला जो वर्ड है, पहली जो बात है, प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन में हमने जो ड्रग काम में लिया एंटी हाइपरटेंसिव, और एंटी हाइपरटेंसिव दवाई कौन सी काम में लेते हैं? तो जवाब है लाबेटालोल और मेथाइल डोपा। यहाँ पे ये लिखा देखो लाबेटालोल, ये ड्रग एज ए एंटी हाइपरटेंसिव यूज करते हैं। दूसरा दवाई हम यूज करते हैं वो है मेथाइल डोपा। अगर उससे बीपी कंट्रोल होता है, कंट्रोल रहता है, इट्स गुड। और अगर नहीं होता है, मान लो, है ना, हालांकि इसमें और भी एजेंट है। आप कहोगे सर और कौन कौन सी यूज कर सकते हैं? तो याद रखना, प्रेगनेंसी में अगर आपको कोई पूछे प्रेगनेंसी में एंटी हाइपरटेंसिव कौन कौन सी काम में लेते हैं, तो आपका जवाब यहाँ पे क्या क्या होना चाहिए? प्रेगनेंसी में काम में ली जाने वाली एंटी हाइपरटेंसिव में पहली होती है लाबेटालोल, दूसरी होती है मेथाइल डोपा, तीसरी होती है यहाँ पे हाइड्रालाजिन, एक होती है यहाँ पे क्लोनिडिन। लाबेटालोल एक दवाई है, मेथाइल डोपा एक दवाई है, हाइड्रालाजिन एक दवाई है, क्लोनिडिन एक दवाई है ना। लाबेटालोल एक दवाई है, मेथाइल डोपा एक दवाई है, हाइड्रालाजिन एक दवाई है, क्लोनिडिन एक दवाई है। और कौन सी दवाई काम में लेते हैं?
और दवाई यहाँ पे काम में ली जाती है आपकी निफेडिपिन। निफेडिपिन ये एक दवाई है, लाबेटालोल एक दवाई है, मेथाइलडोपा एक है, हाइड्रालेजिन एक दवाई है, क्लोनिडिन एक दवाई है, निफेडिपिन एक दवाई है। ये एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग प्रेगनेंसी में काम में ली जाती है। कौन सी काम में नहीं ले सकते, कांट यूज, नहीं यूज करना है, तो इसके अंदर आती है एस इनिबिटर। एस इनिबिटर प्रेगनेंसी में मना है, एस इनिबिटर। और वो कौन सी ड्रग होती है, तो होती है रेमिप्रिल, एनालाप्रिल, कैप्टोप्रिल। ये जो प्रिल एजेंट है ये प्रेगनेंसी में हम काम में नहीं लेते हैं। डायूरेटिक्स नॉर्मली काम में नहीं लेते हैं प्रेगनेंसी में। डायूरेटिक्स फ्रूसेमाइडन, टॉर्सेमाइडन ये एज ए एंटी हाइपरटेंसिव यूज होते हैं नॉर्मली, लेकिन प्रेगनेंसी में ये मना है, तो ये हम काम में नहीं लेते हैं, है कि नहीं है। तो कौन कौन से काम में लेते हैं ये एजेंट आपके पास में, कौन से काम में नहीं लेने होते हैं ये, क्योंकि इनका टेराटोजेनिक इफेक्ट होता है प्रेगनेंसी में, इस बात का आपको ध्यान रखना है। नाउ जब लेडी को प्रोटीन यूरिया होने लग जाए, एडिमा होने लग जाए, इक्लेम्सिया हो जाए, इन सब की ड्रग कौन सी रहती है, तो मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4। इसकी ड्रग ऑफ चॉइस कौन है, MgSO4 लिखते हैं इसको, मैग्नीशियम सल्फेट लिखते हैं। प्री इक्लेम्सिया की ड्रग ऑफ चॉइस भी मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4 है। इक्लेम्सिया की ड्रग ऑफ चॉइस भी मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4 है। प्री इक्लेम्सिया सीजर होने से पहले वाली कंडीशन है, तो उसमें भी हम यही काम में लेते हैं, टू प्रिवेंशन ऑफ सीजर। और इक्लेम्सिया में सीजर आ जाता है तो उसमें भी यही काम में लेते हैं MgSO4, द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर सीजर। प्री इक्लेम्सिया और इक्लेम्सिया के मरीज में MgSO4 का यूज, भाई डाइजेपाम, इप्सोलिन या लाबेटालोल तो हम यूज में नहीं ले रहे हैं, तो हम यहाँ पे जो ड्रग यूज कर रहे हैं वो कौन सी होगी आपकी MgSO4। ये ड्रग का मेन रोल है वहाँ पे, जो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। दैट इज द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर इक्लेम्सिया और प्री इक्लेम्सिया, ये सभी बातें आपको ध्यान रखनी है। एक और इंपॉर्टेंट बात है इस कंडीशन के अंदर, प्री इक्लेम्सिया इक्लेम्सिया में एक सिंड्रोम एग्जाम में पूछा जाता है, हेलप सिंड्रोम, है ना। हेलप सिंड्रोम क्या होता है, इसमें H का मतलब होता है हीमोलाइसिस, E का मतलब होता है एलिवेटेड लीवर एंजाइम, L का मतलब होता है लो प्लेटलेट काउंट, लो प्लेटलेट्स काउंट। H का मतलब होता है हीमोलाइसिस, E का मतलब होता है एलिवेटेड लीवर एंजाइम, L का मतलब होता है लो प्लेटलेट काउंट। हीमोलाइसिस का मतलब होता है ब्रेकडाउन ऑफ आरबीसी, ब्रेकडाउन ऑफ आरबीसी, आरबीसी का टूटना हीमोलाइसिस कहलाता है। एलिवेटेड लीवर एंजाइम में SGOT और SGPT, ये दो कंडीशन है। एलिवेटेड लीवर एंजाइम में SGOT और SGPT, ये दो कंडीशन है। और प्लेटलेट काउंट का कम होना इसको बोलते हैं थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, प्लेटलेट काउंट का कम हो जाना ये कहलाता है थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। तो हीमोलाइसिस का मतलब हो गया आरबीसी का टूटना, लीवर एंजाइम का बढ़ावा होना SGOT और SGPT, एक को हमने बोला AST, एक को हमने बोला ALT, ये लीवर के एंजाइम है, ये बढ़ जाएंगे। और प्लेटलेट काउंट का कम होना थ्रोम्बोसाइटोपिनिया कहलाता है। तमाम कंडीशन लेडी को ब्लीडिंग की रिस्क पे ले जाती है, किसकी रिस्क पे, ब्लीडिंग की, है ना। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया विल लीड टू ब्लीडिंग। अच्छा, इसमें एक इंपॉर्टेंट जो फैक्टर रहता है, बायोकेमिस्ट्री का जो मार्कर होता है वो होता है यूरिक एसिड। एक एग्जाम में छोटा सा सवाल पूछा जाता है कि प्री इक्लेम्सिया और इक्लेम्सिया में बायोकेमिकल मार्कर कौन सा है, तो बायोकेमिकल मार्कर आपका हमेशा होता है यूरिक एसिड, क्योंकि सेल का जब डिस्ट्रक्शन होता है, डैमेज होता है, उसमें से खूब सारा प्रोटीन निकलता है, और वो प्रोटीन जब टूटता है तो यूरिक एसिड बनाता है, तो उस लेडी में हाइपर यूरिसीमिया हो जाता है। तो यूरिक एसिड की एक इंपॉर्टेंस है, दैट शुड बी असेस। और यूरिन एल्ब्यूमिन क्रेटिनिन रेशियो भी वहाँ पे मरीज में बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। एक टेस्ट होता है यूरिन ACR, एल्ब्यूमिन क्रेटिनिन रेशियो। यूरिन के अंदर एल्ब्यूमिन दैट इज ए प्रोटीन, क्रेटिनिन दैट इज ए मेटाबॉलिक वेस्ट, दोनों का रेशियो आप चेक करते हैं, दैट इज वेरी एसेंशियल। तो ये सभी बातें जो है किससे संबंधित रहती है, प्रेगनेंसी के दौरान हाइपरटेंशन, प्री इक्लेम्सिया, इक्लेम्सिया। अच्छा, मैग्नीशियम सल्फेट जब आप देते हैं तो इस मैग्नीशियम सल्फेट की टॉक्सिसिटी को असेस करना होता है, तो इससे डीप टेंडन रिफ्लेक्सेस एब्सेंट हो जाता है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो सकती है, यूरिन आउटपुट अफेक्ट होता है। तो फिर हम उसका असेसमेंट करते हैं, टॉक्सिक इफेक्ट देखते हैं और उसका एंटीडोट देते हैं। और मैग्नीशियम सल्फेट का एंटीडोट होता है कैल्शियम ग्लूकोनेट। तो वी कैन गिव द क्लाइंट कैल्शियम ग्लूकोनेट माय डियर फ्रेंड। अगला प्रश्न,
जो आप सभी को लिखना है, अपना अपना लिखना है और एक बेहतरीन जवाब लिखना है। अगरबत्ती लगा के लिखना है, पूरे जोश जुनून उत्साह और पागलपन के साथ में लिखना है। जिन्होंने अभी तक लाइक बटन प्रेस नहीं किया तुरंत दबा दे, आंकड़ा बिल्कुल नया है। और इस प्यार को बनाए रखना, अपनी इस पढ़ाई को बनाए रखना, ताकि हम आने वाले एग्जाम को उसकी औकात दिखा सके। इस यूपीपीएससी ने अगर प्री और मेंस किया ना तो हम उसके भी मास्टर जी बन जाएंगे। प्री एग्जाम जिसके अंदर 170 क्वेश्चन आने वाले हैं, 120 सब्जेक्ट के क्वेश्चन है और 50 अदर क्वेश्चन है। अदर में जीके और हिंदी है। हम उन प्रश्न को भी डील करेंगे एक एक करके। 170 की तैयारी पहले करेंगे। पहले हमारा टारगेट है प्रीलिम्स को पार करना, फिर हम मेंस के अंदर एंटर करेंगे। मेंस में लिखित का मामला होगा, लेकिन प्रीलिम्स पहले पार करना बहुत जरूरी है। तो हमारा टारगेट 170 क्वेश्चन है, 85 मार्क्स हमें लाने हैं, मैक्सिमम मार्क्स लाना है। तो मैक्सिमम तैयारी होनी चाहिए। पोस्टपार्टम पीरियड जो है एक्सटेंड करता है हाउ मेनी वीक आफ्टर डिलीवरी। डिलीवरी का एक पोस्टपार्टम मतलब डिलीवरी के बाद का पीरियड। तो आपने देखा होगा थर्ड स्टेज ऑफ लेबर के बाद का पीरियड जो होता है वो 42 डेज का होता है। डिलीवरी के बाद में 42 डेज, 28 डेज और 14 डेज, दैट इज 42 डेज। तो 2814 जो है यहाँ पे रहता है 32 दिन। इसको हम एक और नाम से जानते हैं डेढ़ महीना, या इसको हम एक और नाम से जानते हैं 6 वीक। किस नाम से जानते हैं? 6 वीक के नाम से जानते हैं। तो 42 दिन, डेढ़ महीना और 6 वीक। तो 2 वीक और 4 वीक यहाँ पे नहीं रहेगा, 6 वीक यहाँ पे जवाब रहेगा, 8 वीक बिल्कुल नहीं रहेगा। तो 6 वीक यहाँ पे आंसर रहेगा। 6 सप्ताह, 42 डेज, 6 वीक या डेढ़ महीना, ये यहाँ पे आंसर रहेगा। बाकी सभी बातें गलत है, समझ लो बात को। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर जो है वो सी रहेगा। ए बी और डी गलत है। पोस्टपार्टम पीरियड की हम बात करते हैं और ये वो पीरियड होता है, इसको प्यूपेरियम कहते हैं। और इसमें लेडी जो है उसके सारे जो ऑर्गन है, जेनिटल ऑर्गन, वो अपनी प्री प्रेग्नेंट स्टेज में आते हैं। मतलब बेबी बर्थ देने से पहले उनकी जो लेंथ थी, उनकी जो साइज थी, वो ऑर्गन वापस अपने उसी शेप, उसी लेंथ और उसी साइज में आते हैं इस पीरियड के दौरान। दैट इज नॉन एज परप्यूरियम, है ना। और ये पोस्टपार्टम पीरियड का कहलाता है। अगला प्रश्न है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग नेल कटिंग इज ट्रू एक्सेप्ट। नेल का जो कटिंग होता है, उसको लेके सभी स्टेटमेंट सही है, एक स्टेटमेंट को छोड़ के। नेल को जब हम कट करते हैं, कट करने के सभी स्टेटमेंट सही है। बड़ा अलग तरह का और अजीबो गरीब सवाल है आप कहोगे, लेकिन बात यह है कि ये सवाल बड़ा मजेदार है, आपके एग्जाम ओरिएंटेड है। पहला लिखा हुआ है फिंगर नेल शुड बी कट इन वन डायरेक्शन। फिंगर नेल को एक डायरेक्शन में काटे, ऐसे स्ट्रेट काटे, सीधा काटे, सही बात है। दूसरा, टो नेल शुड बी कट स्ट्रेट असेस। टो नेल को भी आप स्ट्रेट काटे, है ना, सीधा काटे, ये दूसरा कह रहा है। तीसरा, नेल शुड बी कट फ्रॉम ए कॉर्नर। नेल को कॉर्नर में काटे। और चौथा कह रहा है नेल शुड बी कट एटलीस्ट एवरी 15 डेज। नाखून जो है वो 15-15 दिन से काटने चाहिए। तो आपको क्या लगता है कौन सा तरीका सही है और कौन सा गड़बड़ है? जवाब लिखो भाई सभी लोग। सवाल ने बोला है सभी बातें सही है नेल कटिंग के बारे में, एक को छोड़ के। तो ये लिखा हुआ कि नेल शुड बी कट एटलीस्ट एवरी 15 डेज। 15 दिन में एक बार नाखून काट ही लेने चाहिए, सही बात है। नाखून के काटने का आइडियल टाइम है ये। नाखून को आपको 15 दिन में एक बार काट ही देना होता है, ये बात सत्य है। दूसरा यहाँ पे कह रहा है नेल शुड बी कट फ्रॉम ए कॉर्नर। नाखून को कॉर्नर से भी काटना चाहिए, यस। अगर आप साइड से नहीं काटते हो तो अंदर घुस जाते हैं। इट शुड बी कट फ्रॉम कॉर्नर। इसको कॉर्नर से भी आपको काटना होता है। और फिंगर नेल को तो सीधा काटना ही एक ही डायरेक्शन में। जो टो नेल है उनको स्ट्रेट अक्रॉस काटना है। यहाँ लिखा है कट स्ट्रेट अक्रॉस। स्ट्रेट अक्रॉस मतलब ऐसे ऐसे कट नहीं लगाते हैं, है ना, सीधा कट रहेगा, है ना। कॉर्नर भी हम कट करते हैं। तो ये जो लाइन है ऑप्शन बी जो लिखा है ये थोड़ा गड़बड़ स्टेटमेंट है ना, कि टो नेल शुड बी कट स्ट्रेट अक्रॉस। दैट इज नॉट गुड वन, रेस्ट ऑल आर करेक्ट। अगला प्रश्न, व्हाट इज द फर्स्ट थिंग टू बी एग्जामिन इन एन अनकॉन्शियस पेशेंट ड्यू टू द एक्सीडेंट। एक अनकॉन्शियस मरीज है,
एक्सीडेंट की वजह से अनकॉन्शियस होके आया है, और उसमें जब हम एग्जामिन करते हैं तो हमारे द्वारा सबसे पहला एग्जामिनेशन क्या रहना चाहिए? पहला ऑप्शन है पेटेंसी ऑफ एयरवे, दूसरा है हेमरेज, तीसरा फ्रैक्चर और चौथा है हेड इंजरी। जो आप सभी को लिखना है, आंकड़ा बिल्कुल नया है और ये लगा है 1.5, और अगरबत्ती लगा के आगे बढ़िएगा, क्योंकि किसी ने कहा कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास में चलकर समंदर भी आएगा, होके ना मायूस यूं बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। और उस दिन झंडा वहीं गाड़ेंगे जहां पे सफलता मिलना तय है। हमारी अप्रोच अच्छी रहेगी तो इस एग्जाम का रिजल्ट हमारे पक्ष में रहेगा। और मेरी यहाँ पे कहने की बेसिक मीनिंग है कि अगर कोई मरीज बेहोश हो गया एक्सीडेंट के बाद में, तो सांस सबसे इंपॉर्टेंट है। जिंदगी में सांस है तो आ से ही हम समझते हैं सभी लोग। तो मैंने यहाँ पे बोला कि आपको यहाँ पे करना क्या है, एयरवे शुड बी पेटेंट, आपका एयरवे शुड बी पेटेंट होना चाहिए। आप हेमरेज, फ्रैक्चर या हेड इंजरी, नो डाउट जब भी मरीज अनकॉन्शियस होता है एक्सीडेंट के बाद में, तो ये सभी बातें इंपॉर्टेंट है। सर में कहाँ लगी, कितना ब्लीडिंग हो रहा है, कितना मरीज को फ्रैक्चर हुआ है, लेकिन उससे ज़्यादा जरूरी है कि वो सांस ले रहा है कि नहीं ले रहा है। हो सकता है कि एक्सीडेंट से मरीज की मृत्यु हो गई हो, सांस ही नहीं ले पा रहा है, फिर इन सब बातों का कोई सेंस ही नहीं रहता है। तो मरीज सांस ले रहा है कि नहीं ले रहा है, ये पहला आपका एस्पेक्ट होना चाहिए। अगर ये कर पा रहा है तो बाकी सभी बातें यहाँ पे क्या हो जाएगी, गलत, कि वो हेमरेज और ये फ्रैक्चर और ये आपका जो हेड इंजरी है, इन नॉनसेंस चीज़ों का कोई सेंस नहीं रहता है। तो पहला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है कि मरीज का सांस लेना जरूरी है। यहाँ पे करेक्ट आंसर जो है ए बनेगा, एयरवे शुड बी पेटेंट, रेस्ट ऑल आर इनकरेक्ट। एयरवे शुड बी पेटेंट, पेटेंसी ऑफ एयरवे इज द करेक्ट वन, बाकी सभी बातें गलत है। अगला प्रश्न, बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न है प्यारे दोस्तों, विच स्टेटमेंट इज रॉन्ग रिगार्डिंग डिप्थीरिया। अब डिप्थीरिया एक बीमारी है, एक बैक्टीरियल डिजीज है, आप सभी को पता है। कॉजेटिव एजेंट है कोरिनी बैक्टीरियम डिप्थीरी। डिप्थीरिया का पॉजिटिव एजेंट क्या है? कॉरिनी बैक्टीरियम, बैक्टीरियम डिप्थीरी। डिप्थीरिया एक का पॉजिटिव एजेंट कौन है? कॉरिनी बैक्टीरियम डिप्थीरी है। और ये जो कॉरिनी बैक्टीरियम डिप्थीरी होगा, जो डिप्थीरिया का पॉजिटिव एजेंट है, उसके बारे में रॉन्ग क्या है, गलत क्या है? व्हाट इज रॉन्ग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द डिप्थीरिया? डिप्थीरिया के बारे में रॉन्ग स्टेटमेंट क्या है? पहला, डिप्थीरिया इज कोज्ड बाय ए बैक्टीरिया। ये तो रॉन्ग नहीं है, ये तो सही बात है कि डिप्थीरिया जो है एक बैक्टीरिया के द्वारा होता है। दूसरा है, सिक टेस्ट इज डन टू नो द इम्यूनिटी स्टेटस इंडिविजुअल अगेंस्ट डिप्थीरिया टॉक्सिन। डिप्थीरिया टॉक्सिन के अगेंस्ट इम्यूनिटी के लिए सिक टेस्ट वहाँ पे किया जाता है, कोई गलत बात नहीं है। डिप्थीरिया का जो डायग्नोस्टिक टेस्ट है वो कौन सा टेस्ट पढ़ते हैं हम? सिक टेस्ट पढ़ते हैं। अगर आपको एग्जाम में ये पूछा जाए कि डिप्थीरिया को डायग्नोस करने के लिए कौन सा टेस्ट कराओगे, तो आप जवाब क्या लिखोगे? सिक टेस्ट। और डिप्थीरिया का पॉजिटिव एजेंट पूछा जाए क्या है, तो आपका जवाब क्या होगा? कॉरिनी बैक्टीरियम डिप्थीरी। तो कॉरिनी बैक्टीरियम डिप्थीरी तो इसका पॉजिटिव एजेंट है, और इसको डायग्नोस करने के लिए जो टेस्ट किया जाता है उसका नाम सिक टेस्ट है। अगला लिखा हुआ है, डिप्थीरिया मेनली अफेक्ट लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। डिप्थीरिया मेनली अफेक्ट लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। और एक लिखा हुआ है, इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ डिप्थीरिया इज बिटवीन 2 to 5 डेज। दो लाइनें फिक्स है कि वो सही है, दो लाइनें हमने और लिखी है। और याद रखना कि ये जो ऑप्शन डी है, इंक्यूबेशन पीरियड जो है डिप्थीरिया का वो 2 से 5 दिन का होता है, ये बात भी सही है। लेकिन डिप्थीरिया में आपने देखा होगा कि यहाँ पे बुल नेक होती है, आपने देखा होगा यहाँ पे गले में स्यूडो मेम्ब्रेन बनती है। तो नेक इज द बुल, मेम्ब्रेन इज द स्यूडो। तो दो बातें यहाँ पे, बुल नेक और स्यूडो मेम्ब्रेन क्या बनती है डिप्थीरिया में? डिप्थीरिया मेनली अफेक्ट लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, ये गलत है। इट मेनली अफेक्ट अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। और इसमें दो चीज़ें होती है, हमने बोला इसमें एक तो बनती है स्यूडो मेम्ब्रेन, स्यूडो मेम्ब्रेन ये बनती है डिप्थीरिया के अंदर। और एक हमने बोला इसमें होती है बुल नेक। डिप्थीरिया में क्या बनती है? बुल नेक बन जाती है। और मेम्ब्रेन झूठी फाल्स स्यूडो मेम्ब्रेन बन जाती है अंदर गले में। तो गले में बन जाती है स्यूडो मेम्ब्रेन, बाहर की तरफ सांड की तरह ये सूज जाता है मामला, इसको बोलते हैं बुल नेक।
और ये अपर रेस्पिरेटरी एरिया है, ये लोअर नहीं है। तो ये ऑप्शन गलत लिखा हुआ है कि ये लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को अफेक्ट करता है। डिप्थीरिया फेफड़े को बीमार नहीं करता है, गले को बीमार करता है। फेफड़े की बीमारी को निमोनिया कहते हैं और गले की बीमारी को डिप्थीरिया कहते हैं। इस डिप्थीरिया से प्रिवेंट करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए बच्चे को, प्रोटेक्शन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। बच्चे की डिप्थीरिया जैसी खतरनाक गलघोटू बीमारी ना हो, इसके लिए बच्चे को एक वैक्सीन लगाते हैं, डीपीटी वैक्सीन, आप सभी को पता होना चाहिए, जिसमें डिप्थीरिया, पर्टुसिस और टिटनस तीनों बैक्टीरियल डिजीज को कवर किया जाता है। 1.5 महीने की उम्र पे ये एक वैक्सीन लगती है, 2.5 महीने की उम्र पे एक वैक्सीन लगती है, 3.5 महीने की उम्र पे एक वैक्सीन लगती है। 3 वैक्सीन यहाँ पे लगती है, 1.5, 2.5 और 3.5 महीना। ये जो वैक्सीन हम लगाते हैं 1.5, 2.5 और 3.5 महीना, इस वैक्सीन का जो रूट रहता है वो हमेशा इंट्रामस्कुलर रूट से इस वैक्सीन को लगाया जाता है। हमने बोला इसके डीपीटी जो वैक्सीन होती है वो 1.5 महीना, 2.5 महीना और 3.5 महीने पे लगाई जाती है। और ये जो वैक्सीन होती है, इस वैक्सीन को हमेशा हम इंट्रामस्कुलर लगाते हैं और 0.5 ml लगाते हैं। 0.5 ml वैक्सीन का जो अमाउंट है, डोज है, वो 0.5 ml है और वैक्सीन को लगाया जाएगा हमेशा इंट्रामस्कुलर रूट से। ये बात आपको क्लियर है कि नहीं है? और ये जो वैक्सीन है इसको एज ए बूस्टर डोज के रूप में, पहले ये वैक्सीन हमने लगा दिया और बाद में लेटर ऑन जो है इस वैक्सीन में हम एज ए बूस्टर डोज भी वहाँ पे लगाते हैं। क्या लगाते हैं? बूस्टर डोज। और प्यारे दोस्तों, जब मैं बूस्टर डोज की बात करता हूँ, बूस्टर डोज जो है वो हम वहाँ पे लगाएंगे। तो बूस्टर डोज लेटर ऑन लगाएंगे, इनिशियली ये लगाते हैं, फिर जब बच्चा बड़ा हो जाता है, 5-6 साल का होता है, तो उसमें बूस्टर डोज भी लगती है, जिसमें पर्टुसिस को देने की जरूरत नहीं होती है। फिर हम डीटी लगाते हैं, डीटी। तो बूस्टर डोज में आपने देखा होगा डीटी या टीडी लगता है ना, डीटी बोल दो या टीडी बोल दो। इसको हम डीटी बोलते हैं या इसी को हम क्या बोलते हैं, टिटनस और डिप्थीरिया, टीडी बोल दो। ये बूस्टर डोज के रूप में लगता है। समझ में आई कहानी? तो दिस इज अबाउट द डिप्थीरिया, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट डिजीज। पॉजिटिव एजेंट की हमने बात की और ये कैसे प्रोसीड करता है ये इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न, हाँ, IM इंजेक्शन वास्टस लैटरलिस मसल में ही होगा, है कि नहीं? वास्टस लैटरलिस थाई की मसल होती है, मिड थाई की मसल है, लेटरल एस्पेक्ट पे लगाते हैं, 90 डिग्री के एंगल पे लगाते हैं। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगला प्रश्न, कंसिडर, यहाँ पे देखो कंसिडरेशन है और एसर्टेन है, बड़ा अच्छा है, इसको भी पढ़िएगा। ये सब UPPSC ओरिएंटेड क्वेश्चन है, क्योंकि इस एग्जाम में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। आप एग्जाम में जाओगे, वहाँ पे आपको कंसिडरेशन और एसर्टेन मिलेगी, तब आप घबरा जाओगे। यहाँ से पढ़ के जाओगे तो कहानी बिल्कुल क्लियर रहेगी कि सर ने बताया था वही तो है, अभी कर देता हूँ। तो अभी कर देने वाली फीलिंग आपके अंदर मैं जो है लाना चाहता हूँ पूरे उत्साह के साथ में। इस सवाल ने, अब देखो एकदम नया आंकड़ा लग चुका है भाई, 1.6, और आज गाड़ी जो है बिल्कुल एकदम सही दिशा में है कि आप एकदम एनर्जी बूस्टर का काम कर रहे हैं, क्योंकि आपका नंबर ही हमारी एनर्जी है। तो तुरंत स्पीड से अगरबत्ती लगा के आगे बढ़िएगा। करेक्ट रीजन एंड सेलेक्ट द राइट आंसर फ्रॉम कोड गिवन बिलो। एसर्टेन ये है, यूज ऑफ अल्ट्रावायलेंट रेज एज वाटर प्यूरिफिकेशन इज डिस्करेज। रीजन है, इट डज नॉट हैव रेजिडुअल इफेक्ट कोड। बड़ा अच्छा सवाल है कि अगर आप यूज करते हो यूवी रेज को वाटर प्यूरिफिकेशन के रूप में, तो रीजन लिखा हुआ है, इट डज नॉट हैव रेजिडुअल इफेक्ट, इसका कोई रेजिडुअल इफेक्ट नहीं होता है। अगर आप वाटर को प्यूरिफाई करने के लिए, है ना, यूज ऑफ यूवी रेज, अल्ट्रावायलेंट रेज यूज करते हो, वाटर प्यूरिफाइड इज डिस्करेज। अगर वाटर का प्यूरिफिकेशन डिस्करेज किया जाए, उसके लिए आप अल्ट्रावायलेंट रेज काम में लेते हो। तो रीजन दिया हुआ है, इट डज नॉट हैव रेजिडुअल इफेक्ट, इसका कोई रेजिडुअल इफेक्ट नहीं होता है। तो पहला लिखा हुआ है, ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। ए गलत है, आर सही है ना, मतलब एसर्टेन गलत है और रीजन सही है। दूसरा यहाँ पे लिखा हुआ है, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। एसर्टेन सही है, रीजन गलत लिखा हुआ है। बोथ ए एंड आर इज ट्रू बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। दोनों ही सही है पर आर ए का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। और बोथ ए एंड आर इज ट्रू बट आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, दोनों ही सही है और वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। तो यहाँ पे बोला है कि यूज ऑफ अल्ट्रावायलेंट रेज एज वाटर प्यूरिफिकेशन इज डिस्करेज। वाटर प्यूरिफिकेशन में अल्ट्रावायलेंट रेज के यूज को डिस्करेज करना चाहिए, ऐसी पहली लाइन लिखी हुई है। क्या ये बात सही है? रीजन लिखा इज नॉट हैव रेजिडुअल इफेक्ट, इसका कोई रेजिडुअल इफेक्ट नहीं होता है। तो याद रखो, पहला जो ऑप्शन लिखा हुआ है कि
वाटर प्यूरिफिकेशन के लिए अल्ट्रावायलेंट रेज यूज नहीं करनी चाहिए, वो बात गलत है, करनी चाहिए। इसलिए जो पहला ए लिखा हुआ है वो गलत है, ए फॉल्स है, क्योंकि हम कहते हैं कि अल्ट्रावायलेंट रेज वाटर प्यूरिफिकेशन के लिए यूज होनी चाहिए, होती भी है। अल्ट्रावायलेंट रेज से वाटर प्यूरिफाई होता है तो होनी चाहिए। दूसरा लिखा हुआ है इसको यूज करने से ये इसका कोई रेजिडुअल इफेक्ट नहीं होता, तो ये बात सही है कि नहीं है? क्यों यूज होनी चाहिए? क्योंकि इसका कोई रेजिडुअल इफेक्ट नहीं होता है। समझ में नहीं आया है कि नहीं? सवाल देखो, यहाँ 2 लाइनें लिखी होगी, आपको एग्जाम में मिलेगी, एग्जाम से पहले इनको समझ लो, ताकि एग्जाम में ऐसा ना करो कि सर पता नहीं क्या लाइन आई, हमें समझ ही नहीं आई। आप सुनो, अल्ट्रावायलेंट रेज होती है ना, और पानी ले मैं, तो पानी का प्यूरिफिकेशन करने के लिए मैं अल्ट्रावायलेंट रेज को यूज करना चाहता हूँ, हाँ सर करना चाहता हूँ, करना चाहिए, हाँ सर करना चाहिए। तो पहली लाइन यहाँ पे इसने लिखी कि ये जो अल्ट्रावायलेंट रेज है प्यूरिफिकेशन के लिए हम यूज को डिस्करेज करेंगे। डिस्करेज करने का मतलब है हम इनको यूज नहीं करना चाहते, ये बात गलत है। हम इनको यूज करना चाहते और करेंगे, तो ये बात गलत लिख दी कि हम इसको यूज नहीं करना चाहते, ये बात गलत है, ये ए फॉल्स स्टेटमेंट है। और दूसरा बोला जा रहा है कि इट डज नॉट हैव रेजिडुअल इफेक्ट, ये बात सही है, यूज करना चाहिए क्योंकि उसका कोई रेजिडुअल इफेक्ट नहीं है, इसका कोई रेजिडुअल इफेक्ट नहीं है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर ए रहेगा। ये गलत है कि ए सही है और बी गलत है, ये गलत है कि ए और बी दोनों सही है, और ये भी गलत है कि ए और बी दोनों सही है ही नहीं ना भाई। इसलिए आंसर क्या रहेगा? ए रहेगा, बाकी सब गलत है। अगला प्रश्न मजेदार क्वेश्चन है, और आपको एग्जाम में ऐसे प्रश्न मिलेंगे और इनको करना भी है, छोड़ना नहीं है। अच्छा छोड़ दूंगा ना, बोनस मिल जाएगा ना, वो कुछ भी नहीं मिलेगा बिना किए, और मुश्किल कुछ भी नहीं है। कुछ लोगों को लगता है ये तो बहुत टफ है, मैं कैसे करूंगा? तो एक लाइन है कि मुश्किल कुछ भी नहीं दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर। मुश्किल कुछ भी नहीं दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर। ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर। तो एक जीत वाली या सफलता वाली मेरे हिसाब से पहले कोशिश कर लेनी चाहिए, और रिजल्ट चाहे जो भी हो वो स्वीकार होगा, लेकिन कोशिश में जान होनी चाहिए। रिजल्ट चाहे कोई भी हो वो स्वीकार होगा, लेकिन कोशिश में जान होनी चाहिए, और कोशिश खतरनाक होनी चाहिए। अगला प्रश्न, फ्रैक्चर ऑफ ह्यूमरस एट मिड शाफ्ट इज लाइकली टू कॉज इंजरी टू विच ऑफ द फॉलोइंग नर्व? ह्यूमरस के मिड शाफ्ट का फ्रैक्चर होने पे कौन सी नर्व को इंजरी हो जाती है? ह्यूमरस के मिड शाफ्ट को, याद रखो, ह्यूमरस के मिड शाफ्ट को फ्रैक्चर होने पे, ह्यूमरस इसको बोलते हैं, बीच से फ्रैक्चर हो गई है, और जब मिड शाफ्ट फ्रैक्चर हुई है कौन सी नर्व को इंजरी होगी? म्यूकोक्यूटेनियस नर्व, इसको बोलते हैं म्यूकोक्यूटेनियस नर्व, अल्नर नर्व, मीडियन नर्व, रेडियल नर्व। याद देखो यहाँ पे रामू से हम पढ़ते हैं, रामू से पढ़ते हैं ना, रामू से, है ना, यू हर्ड द वर्ड रामू, हमने कई बार आपको सुनाया भी है। और इस रामू में एक है आपका रेडियल, एक है आपका एक्सिलरी, एक है आपका मीडियन, और एक है आपका अल्नर। अब यहाँ पे मैं रामू की बात करूँ तो कौन सी नर्व को इंजरी होने पे, ह्यूमरस के फ्रैक्चर में कौन सी नर्व को इंजरी होती है? तो मैं इन 4 नर्व की बात करूं तो मोस्ट कॉमन नर्व जो इंजर्ड होती है ह्यूमरस के फ्रैक्चर में वो होती है रेडियल। और रेडियल की जब इंजरी होती है रेडियल नर्व को, तो रिस्ट ड्रॉप होता है, आपको पता होना चाहिए। रेडियल नर्व की इंजरी में क्या होता है? रेडियल नर्व की इंजरी में होता है रिस्ट ड्रॉप। Whenever I have radial nerve injury, there is a wrist drop. Whenever I have median nerve injury, there is CTS, carpal tunnel syndrome. Whenever I have ulnar nerve injury, तो मेरा क्या होता है? ड्राफ्ट, अल्नर ड्राफ्ट। इसको हम क्या बोलते हैं? अल्नर ड्राफ्ट के नाम से जानते हैं, अल्नर ड्राफ्ट, है ना। अल्नर नर्व की इंजरी हो पे अल्नर ड्राफ्ट होता है, मीडियन नर्व की इंजरी होने पे कार्पल टनल सिंड्रोम होता है, रेडियल नर्व की इंजरी होने पे रिस्ट ड्रॉप देखने को मिलता है। तो रिस्ट ड्रॉप एक वर्ड है, कार्पल टनल सिंड्रोम एक वर्ड है, अल्नर ड्राफ्ट एक वर्ड है। और यहाँ पे आपको ध्यान है कि जब क्लाइंट को यहाँ पे ये इंजरी होती है, आपकी मिड शाफ्ट इंजरी होती है, तो रेडियल नर्व जो है
ये यहाँ पे प्रॉब्लम में जाएगी, बाकी सभी बातें गलत है। डी करेक्ट आंसर है। एक्सिलरी, मीडियन और अल्नर यहाँ पे नहीं रहेगा, इस बात का ध्यान रखें। एक्सिलरा जो होता है वो क्रच वॉकिंग से संबंधित रहता है। क्रच वॉकिंग जो होती है, क्रच वॉक, ये एक्सिला से संबंधित है, एक्सिलरी से संबंधित है। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी इंफॉर्मेशन, जिन रसगुल्लों ने अभी तक यूपी पीएससी जो एग्ज़ाम है, उस यूपी पीएससी एग्ज़ाम का ऑनलाइन टारगेट कोर्स परचेज नहीं किया है, आज ही इस कोर्स से जुड़ सकते हैं। 21 तारीख को ये बैच स्टार्ट हो चुका है, 2 सब्जेक्ट की क्लास लग भी चुकी है, कम्युनिटी और पीडियाट्रिक, इन दोनों सब्जेक्ट का इनिशियल पोर्शन स्टार्ट हो चुका है। और वो कहता है ना, लग चुकी है तलब मंजिल की, अब खुद को आग में झोंक देंगे। लग चुकी है तलब मंजिल की, अब खुद को आग में झोंक देंगे। मुश्किलें और रुकावटें कहती है मारा जाएगा, हौसला कहता है देख लेंगे। रुकावटें कहती है मारा जाएगा, हौसला कहता है देख लेंगे। तो देख लेंगे हैं, पूरे उत्साह के साथ में टारगेट बैच, पूरे उत्साह के साथ में ज्वाइन करना है और इस टारगेट बैच को अप्रोच करना है एक बढ़िया तैयारी के साथ में। सवाल कह रहा है द अमाउंट ऑफ ब्लड पंप्ड बाय ईच वेंट्रिकल ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन इट इज टर्म्ड एज। अमाउंट ऑफ ब्लड, सवाल ने बोला है अमाउंट ऑफ ब्लड पंप्ड बाय ईच वेंट्रिकल ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन। वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन के दौरान अमाउंट ऑफ ब्लड जो कि पंप किया जाता है वेंट्रिकल के द्वारा हर कॉन्ट्रैक्शन के साथ में, उसको किस नाम से जानते हैं? हमारा जो हार्ट है इसको हम पंपिंग मोटर कहते हैं, आप सभी को पता होना चाहिए। और ये हार्ट जो है हमारी बॉडी के हर एक सेल को, हर एक टिश्यू को और हर एक ऑर्गन को ब्लड की सप्लाई के लिए जिम्मेदार माना जाता है। अब ये जो हार्ट है, ये इसका काम क्या है? इसका काम है धड़कना। धड़कने का बेसिक मतलब होता है इसका काम है ब्लड को पंप करना। तो हार्ट का एक ये साइट है राइट एट्रियम, यह है राइट वेंट्रिकल, यह है लेफ्ट एट्रियम और यह लेफ्ट वेंट्रिकल। और इस हार्ट के अंदर से यहाँ से एक वाल्व होता है ट्राइकस्पिड वाल्व, और यहाँ होता है बाइकस्पिड वाल्व, यहाँ होता है पल्मोनरी वाल्व और यहाँ होता है एओर्टिक वाल्व। ये हार्ट के संबंध में हमने बातें पढ़ी। इस हार्ट को आने वाली वेसल जो होती है इसको हम नाम देते हैं इंफीरियर वेना केवा और एक को हम नाम देते हैं सुपीरियर वेना केवा। राइट एट्रियम आएगा, ट्राइकस्पिड वाल्व से राइट वेंट्रिकल में जाएगा और राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी में जाएगा, इस बात को आपको ध्यान रखना है। और इसको हम बोलते हैं पल्मोनरी वाल्व, इसको हम बोलते हैं एओर्टिक वाल्व, और ये जो जाता है इसको हम बोलते हैं एओर्टा। क्या बोलते हैं? एओर्टा। और यह है पल्मोनरी वाल्व। अच्छा, जो आती है वो सुपीरियर वेना केवा है और लोअर बॉडी से आती है, इसको इंफीरियर वेना केवा कहते हैं। राइट एट्रियम आई, ट्राइकस्पिड वाल्व से राइट वेंट्रिकल में गई, राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी में गई और पल्मोनरी आर्टरी से बॉडी में जाती है। अब जब ये बॉडी में जाती है, पल्मोनरी आर्टरी से लंग्स को जाती है, लंग्स उसको प्योर करता है, फिर ये लेफ्ट एट्रियम में आती है। लेफ्ट एट्रियम में यहाँ पे पाया जाता है बाइकस्पिड वाल्व, इसको मिट्रल वाल्व भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? मिट्रल वाल्व। और मिट्रल वाल्व से ब्लड आता है लेफ्ट वेंट्रिकल में, यहाँ पे होता है एओर्टिक वाल्व और इससे ब्लड जाता है एओर्टा में, और एओर्टा पूरी बॉडी को ब्लड की सप्लाई करता है। 2 बातें आपको साइमल्टेनियस याद हुई कि भाई हमारी बॉडी से जितना भी ब्लड है वो इंफीरियर वेना केवा से सुपीरियर वेना केवा से राइट एट्रियम में आता है, यहाँ से ट्राइकस्पिड वाल्व 3 कस्प वाले वाल्व से राइट वेंट्रिकल में जाता है, राइट वेंट्रिकल से आपका जो है एओर्टिक पल्मोनरी वाल्व से पल्मोनरी आर्टरी में जाता है, पल्मोनरी आर्टरी लंग्स में खुलती है। इस सर्कुलेशन को पल्मोनरी सर्कुलेशन कहते हैं। लंग्स उस ब्लड को प्योर करता है, प्योर होने के बाद में ब्लड वापस लेफ्ट एट्रियम में आता है कि नहीं? और लेफ्ट एट्रियम से बाइकस्पिड वाल्व से लेफ्ट वेंट्रिकल में आता है और लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टिक वाल्व से एओर्टा में जाता है। ये तो एक मैकेनिज्म हुई ब्लड के सर्कुलेशन की, कार्डियक सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम। समझ में आ गई इतनी बात? अब अगर मैं इस मैकेनिज्म में बात करूं कि जब बॉडी में ब्लड पंप होता है तो कौन पंप करता है? लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट वेंट्रिकल जो ब्लड को पंप करता है इसको एक कार्डियक कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं, एक कार्डियक साइकिल कहते हैं, एक लब और डब का मिश्रण कहते हैं, एक हार्ट बीट कहते हैं, है ना? ये जब पंप करता है तो एक कार्डियक साइकिल। अच्छा, कार्डियक साइकिल अगर मैं पूछूं कितने वक्त का होता है तो आपका जवाब क्या रहेगा? 1 कार्डियक साइकिल। एक कार्डियक साइकिल कितने समय का होता है? तो जवाब है 0.8 सेकेंड। कार्डियक साइकिल जो है वो कितने टाइम का होता है? 0.8 सेकेंड का होता है। एक कार्डियक साइकिल 0.8 सेकेंड का होता है।
ये जो कार्डिक साइकिल होता है इसमें S1 और S2 दो साउंड आते हैं। S1 को हम लब साउंड कहते हैं और S2 को हम डब साउंड कहते हैं। दो कार्डिक साउंड आते हैं, एक लब और एक डब। एक को हम S1 कहते हैं और एक S2 साउंड कहते हैं। ये लब और डब जो है, S1 और S2 साउंड है, ये इनके बीच का जो गैप होता है, मतलब S1 और S2 साउंड के बीच का जो डिफरेंस होता है, लब और डब, ये पॉइंट, मतलब ये काम जो दोनों साउंड का ना, इसको एक हार्ट बीट कहते हैं, इसको एक बीट कहते हैं, वन बीट, एक बीट कहते हैं। और इसको एक साइकिल भी कहते हैं, एक कार्डियक साइकिल कहते हैं। इसमें दो इवेंट होते हैं, एक सिस्टोल होता है और एक डायस्टोल होता है। डायस्टोल, एक होता है सिस्टोल और एक होता है डायस्टोल। समझ रहे हो बात को भाई? एक बीट है, एक साइकिल है, एक सिस्टोल और डायस्टोल है, एक कार्डियक साइकिल है, 0.8 सेकंड का एक समय। और इस 0.8 सेकंड में हार्ट एक बार ब्लड को पंप करता है और एक बार ब्लड को पंप करता है, वो स्ट्रोक वॉल्यूम कहलाता है। इसको एक स्ट्रोक भी कहते हैं और इस वॉल्यूम को स्ट्रोक वॉल्यूम कहते हैं। सवाल यही बोला, अमाउंट ऑफ ब्लड पंप्ड ऑफ ईच वेंट्रिकल ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन, इसको बोलते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम। एक बार में जो अमाउंट ऑफ ब्लड वेंट्रिकल ने पंप किया वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन के दौरान, और जो अमाउंट ऑफ वॉल्यूम पंप किया, इसको हम क्या बोलते हैं? स्ट्रोक वॉल्यूम। स्ट्रोक वॉल्यूम जो होता है वो होता है आपका सिंगल बीट पंप्ड ब्लड, सिंगल बीट में जो ब्लड पंप किया है ना, और ये पंप किया 70 ml, और कितने टाइम में? 0.8 सेकंड में। एक बीट कितने टाइम की होती है? 0.8 सेकंड में। 0.8 सेकंड में 70 ml कर दिया। ऐसा 70 हर 0.8 सेकंड में करते 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 60 मिनट में, क्योंकि एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो 60 सेकंड में तकरीबन 60 सेकंड में तकरीबन जो है 5 लीटर ब्लड पंप हो जाता है। और ये 60 सेकंड यानी कि 1 मिनट, इसको हम बोलते हैं कार्डियक आउटपुट। कार्डियक आउटपुट जो होता है पर मिनट वॉल्यूम होता है, पर मिनट। याद रखना, वो जो स्ट्रोक वॉल्यूम था वो तो पर बीट वॉल्यूम था, सिंगल बीट पंप्ड ब्लड, पर बीट वॉल्यूम। इसको तो बोला स्ट्रोक वॉल्यूम, तो हमें क्या बोला? पर बीट वॉल्यूम, पर बीट वॉल्यूम। तो पर बीट वॉल्यूम तो स्ट्रोक वॉल्यूम है, लेकिन पर मिनट वॉल्यूम जो है वो कार्डियक आउटपुट है। तो कार्डियक आउटपुट इज ए पर मिनट वॉल्यूम, स्ट्रोक वॉल्यूम इज ए पर बीट वॉल्यूम। दो बातें आपको समझ में आ गई होगी। हाँ, पर मिनट वॉल्यूम और पर बीट वॉल्यूम, ये स्ट्रोक वॉल्यूम और कार्डियक आउटपुट की डिफाइन है। तो कार्डियक आउटपुट का एक सिंपल फॉर्मूला बन गया। वो क्या बन गया कि स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट। स्ट्रोक वॉल्यूम कितना होता है? स्ट्रोक वॉल्यूम होता है आपका 70 और हार्ट रेट ये 0.8 करते करते 1 मिनट में 72 हो जाते हैं। ये 0.8 बार, तो 70 इंटू 72 हम जब मल्टीप्लाई करते हैं तो तकरीबन 5 लीटर आता है। तो मैंने बोला 60 सेकंड में, यानी 1 मिनट में 60 सेकंड में कितना होता है? 5 लीटर ब्लड पंप हो जाता है। इतनी बात समझ में आई प्यारे दोस्तों, या कोई डाउट है? बहुत ही बढ़िया, क्या बात है। हार्ट रेट इंटू स्ट्रोक वॉल्यूम इज इक्वल टू कार्डियक आउटपुट। क्लियर है? तो ये पूरी कहानी आपकी कार्डियक आउटपुट की हो गई। तो मैंने स्ट्रोक वॉल्यूम की बात कर ली, मैंने कार्डियक आउटपुट की बात की। टाइडल वॉल्यूम और हार्ट रेट, टाइडल वॉल्यूम लंग्स से संबंधित है, यहाँ नहीं है। टाइडल वॉल्यूम जो होता है वो कितना होता है? 500 ml होता है। और जब हम एक बार सांस लेते हैं ना, तो जितना फेफड़े में हवा भरते हैं वो आपका टाइडल वॉल्यूम है, और जितनी हवा भरते हैं उतनी हम बाहर भी निकाल देते हैं। तो 500 ml हम हवा भरते हैं लंग्स में, टाइडल वॉल्यूम, और 500 ml वापस निकाल भी देते हैं, वो कहलाता है आपका टाइडल वॉल्यूम। तो टाइडल वॉल्यूम अलग है, स्ट्रोक वॉल्यूम अलग है, कार्डियक आउटपुट अलग है, और नॉइस का लेवल इंडिया में मैक्सिमम कितना रिकमेंडेड है ये भी अलग है। तो बताइए, द रिकमेंडेड मैक्सिमम नॉइस लेवल इन इंडिया। $95 डेसिबल, 85 डेसिबल, 90 डेसिबल और 100 डेसिबल। ये तो किसी का गलत नहीं होना चाहिए। 7वीं कक्षा का प्रश्न है, इंडिया के अंदर नॉइस का रिकमेंडेड लेवल कितना है और कितना होता है, कितना होना चाहिए,
ये बात यहाँ पे पूछी गई है, इंडिया में नॉइस का रिकमेंडेड लेवल कितना होना चाहिए। पहला लिखा हुआ है 95 डेसिबल, दूसरा है 85 डेसिबल, तीसरा लिखा हुआ है 90 डेसिबल और चौथा लिखा हुआ है 100 डेसिबल। इन इंडिया द रिकमेंडेड लेवल ऑफ नॉइस इज ऑलवेज 85 डेसिबल। कितना होता है प्यारे दोस्तों, 85 डेसिबल होता है नॉइस का रिकमेंडेड लेवल इंडिया के अंदर। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर जो है वो बी बनेगा। 95, 90 और 100 डेसिबल यहाँ पे नहीं रहेगा। तो इंडिया में नॉइस का रिकमेंडेड लेवल कितना होता है, तो जवाब है इसका 85 डेसिबल। कितना होता है, 85 डेसिबल। अगला प्रश्न है प्यारे दोस्तों, ओलिगो यूरिया का मतलब क्या होता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ओलिगो यूरिया। ओलिगो यूरिया का मीनिंग क्या है। हाँ 7वीं क्लास का ही है, ये पढ़ा ना, बिल्कुल। ओलिगो यूरिया का, ये 7वीं का नहीं है, ये है फर्स्ट ईयर का। जब आप फर्स्ट ईयर में एंटर हुए थे और आप फाउंडेशन फंडामेंटल आपने पढ़ी, तब इसको बहुत रटा था यूरिन के बारे में। ओलिगो, पॉली यूरिया, ये यूरिया, यूरिया, अलग अलग यूरिया रट रट के आपने काफ़ी रट्टा लगाया, रट्टा मार ऐसे करते थे। समझने का कोशिश नहीं किया कभी भी। समझते तो रटने का जरूरत नहीं पड़ता। मोर यूरिन आउटपुट एट नाइट, इसको बोलते हैं नॉक्चूरिया। रात में यूरिन का ज़्यादा आना क्या कहलाता है, नॉक्चूरिया कहलाता है। रात्रिकालीन यूरिन ज़्यादा किसको आता है, जिस मरीज का हार्ट फेल होता है। हार्ट फेलियर के मरीज को नॉक्चूरिया होता है। दिन के समय ओलिगो यूरिया रहता है, रात के समय नॉक्चूरिया रहता है, बहुत परेशान होता है वो। अगला लिखा हुआ है यूरिन आउटपुट लेस देन 100 ml इन 24 आवर्स। 24 घंटे में, याद रखना 24 घंटे में यूरिन आउटपुट जो है वो 100 ml से कम है। यूरिन आउटपुट इज लेस देन 100 ml इन 24 आवर्स। 24 घंटे में यूरिन आउटपुट जो है वो 100 ml से कम है। 100 ml से कम है 24 घंटे में यूरिन आउटपुट। इसको हम किस नाम से जानते हैं, ओलिगो यूरिया। यस, यूरिन आउटपुट इज लेस देन 100 इन 2 आवर्स, नहीं 2 घंटे में नहीं है। और यूरिन आउटपुट इज लेस देन 400 ml इन 24 आवर्स, ये है अगला। तो ये दो तो मैंने कट कर दिए, बी और डी मैंने बताया। और कितने लोगों ने बी लिखा है मेरे हाँ कहते ही, लिखा है। क्यों लिखा है, क्योंकि आइडिया नहीं है अमाउंट का। प्यारे दोस्त, अगर 100 ml से कम यूरिन हो 24 घंटे में, इसको एन यूरिया कहते हैं। और 400 ml से कम हो, इसको ओलिगो यूरिया कहते हैं। याद रखना, ओलिग यूरिया और एन यूरिया दो कंडीशन है। अगर वो 100 से कम है तो एन यूरिया है, और अगर वो 400 ml से कम है, उस केस में हम उसको ओलिग यूरिया कहेंगे। तो ओलिग यूरिया इज लेस देन 400 ml और एन यूरिया इज लेस देन 100 ml। तो अगर वो 100 ml से कम है तब वो एन यूरिया है, और अगर वो 400 ml से कम है उसको हम ओलिग यूरिया के नाम से जानते हैं। डी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। ए, बी और सी तीनों ही गलत स्टेटमेंट है। ये सवाल यहाँ पे बोला गया है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पे लग गया है, बिल्कुल नया प्रश्न है। हाँ 400 से कम और 100 से कम हो तो उसको एन यूरिया कहते हैं। इस प्रश्न ने पूछा है कौन सा मॉस्किटो ब्रेड जो है वो आर्टिफिशियल कलेक्शन ऑफ फ्रेश वाटर का वहां पे रहता है। आर्टिफिशियल कलेक्शन ऑफ फ्रेश वाटर जो रहता है उसमें कौन सी मॉस्किटो ब्रेड होएगी। फ्रेश वाटर का अगर आर्टिफिशियल कलेक्शन हो जाए तो कौन सी मॉस्किटो ब्रेड होएगी। एनोफ्लिस, क्यूलेक्स, एडीज मॉस्किटो, मार्सोनिया। मतलब एडीज का मच्छर जो है वो किस पानी में रहता है, आपको पता होना चाहिए, है कि नहीं है। एडीज का मच्छर जो है वो किस पानी में रहता है ये आपको पता होना चाहिए। तो एडीज का मच्छर कौन से पानी में रहेगा प्यारे दोस्तों, फ्रेश वाटर में। किस में रहेगा, फ्रेश वाटर में। आपको पता होना चाहिए एडीज का पानी, इसलिए कहते हैं ना पानी इकट्ठा नहीं होने दो घर में। एडीज मच्छर पैदा होते हैं। ये मच्छर जो होता है ये 2-3 बीमारी साथ में करता है। एक तो डेंगू करता है, डेंगी। एक आपका चिकुनगुनिया, डेंगी फीवर जो होता है, डेंगी बुखार, वो किसकी वजह से होता है, एडीज मॉस्किटो से। चिकुनगुनिया फीवर जो होता है वो भी किसकी वजह से होता है, एडीज मॉस्किटो की वजह से। और एक और बुखार जो है आपका येलो फीवर, येलो फीवर के लिए कौन जिम्मेदार है, एडीज मॉस्किटो। एडीज मॉस्किटो जो होता है, डेंगी फीवर, चिकनगुनिया, येलो, ये जो डेंगी बुखार होता है ना, डेंगी फीवर, इसको बॉर्न ब्रेक फीवर कहते हैं। बॉर्न ब्रेक फीवर आपको पता होना चाहिए, बहुत ही जबरदस्त नाम है। हड्डी तोड़ बुखार। और इसके अंदर थ्रोम्बोसाइटोपेनिया देखने को मिलता है। डेंगी बुखार में क्या देखने को मिलता है, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। थ्रोम्बोसाइटोपेनिया डेंगी बुखार के अंदर क्या देखने को मिलता है, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया।
प्लेटलेट काउंट जो होता है, प्लेटलेट काउंट वो कम देखने को मिलता है, यहाँ पे लेस देखने को मिलता है। डेंगू बुखार में प्लेटलेट काउंट कम देखने को मिलता है, उसको लो प्लेटलेट काउंट कहते हैं। इसमें डेंगू फीवर के अलावा चिकनगुनिया है और येलो फीवर है ना। तो ये सभी बातें आपको ध्यान रखनी है। एडीज मॉस्किटो इसको बोलते हैं। क्यूलेक्स मॉस्किटो जो है वो जो है आपका इसके लिए जिम्मेदार नहीं है ना। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा, सी, रेस्ट ऑल आर इनकरेक्ट। जो अच्छे पानी में, सही पानी में पनपे वो कौन से मॉस्किटो है, एडीज मॉस्किटो है, सही पानी में पनपते हैं। लो बर्थ वेट बेबी इज डिफाइंड एज द बर्थ वेट ऑफ लो बर्थ वेट बेबी में बर्थ वेट कम होता है, कितने से कम होता है, LBW बेबी। यहाँ पे बोला LBW बेबी जो होता है लो बर्थ वेट बेबी डिफाइंड एज द बर्थ वेट ऑफ लो, कितने से कम, लेस देन 2000, लेस देन 2500 ग्राम, लेस देन 2800 ग्राम और लेस देन 3000 ग्राम। LBW अगर बेबी है तो LBW बेबी में बर्थ वेट कम होता है। तो सवाल ये पूछा जाता है कि कितने से कम होता है। तो एक सवाल बोला कि 2000 से कम होता है, 2500 से कम होता है, 2800 या 3000। तो LBW बेबी का मतलब बर्थ वेट कम होता है, और कम होता है तो कितने से कम होता है। तो सिंपल सा जवाब है इट इज लेस देन 2500 ग्राम। कितने से कम होता है, 2500 ग्राम। यहाँ पे 3 कैटेगरी है, ध्यान रखना। बर्थ वेट के बारे में जब मैं बात करूँ तो बर्थ वेट जो जन्म के समय होता है प्यारे दोस्तों, बर्थ वेट जन्म के समय वो होता है 2.5 से 3.5 किलो। कितना होना चाहिए, तो मिनिमम से मिनिमम बर्थ वेट आपका 2.5 किलो होना चाहिए। ये एक्सेप्टेबल है, इससे कम एक्सेप्टेबल नहीं है। बर्थ वेट जो होता है वो किसी बच्चे का जन्म के समय जो होता है उसका कुछ परसेंटेज लॉस होता है। एक सवाल ये बनता है कि डबल कब होता है, तो आपका जवाब होना चाहिए 6 महीने पे ये डबल हो जाता है। और आपको ये पूछे कि ट्रिपल कब होता है, तो आपका जवाब होना चाहिए कि 1 साल की उम्र में बर्थ वेट ट्रिपल हो जाता है। 2 सवाल तो ये पक्के पक्के है। बर्थ वेट डबल कब होता है, 6 महीने पे, और ये ट्रिपल कब होता है, तो 1 साल की उम्र पे। अगला जो प्रश्न है 2.5 से 3.5 किलो, ये नॉर्मल बर्थ वेट है। तो इस बर्थ वेट के कम होने की बात करूं मैं, लेस होने की बात करूं, तो अगर ये 2.5 किलो से कम होता है तो इसको हम बोलते हैं LBW, लो बर्थ वेट। अगर ये 1.5 किलो से कम है तो इसको बोलते हैं VLBW, वेरी लो बर्थ वेट बेबी। और इसको अगर हम बात करें 1 किलो से भी अगर ये कम हो जाए, लेस देन 1 kg, तो इसको हम बोलते हैं एक्सट्रीम लो बर्थ वेट बेबी, एक्सट्रीम LBW बेबी। मतलब 2.5 किलो से कम, 1.5 किलो से कम और 1 किलो से कम। 2.5 किलो से कम है लो बर्थ वेट, 1.5 किलो से कम है वेरी लो बर्थ वेट, और 1 किलो से कम होता है उसको बोलते हैं एक्सट्रीम लो बर्थ वेट बेबी। ऐसे 3 वेट, वजन, बर्थ वेट आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। लो बर्थ वेट, वेरी लो बर्थ वेट, एक्सट्रीम लो बर्थ वेट बेबी। 2.5, 1.5 किलो और 1 किलो से कम, ये बर्थ वेट के आधार पे है, वजन के आधार पे है। नॉर्मल बर्थ वेट कितना है, और ये कम होता है तो कितने से कम होता है, 2.5 से कम, 1.5 से कम, 1 किलो से भी कम। ये कहानी यहाँ पे आपको याद रखनी है, ये कहानी आपको यहाँ पे समझनी है। चलिए, ये बर्थ वेट के बारे में थी, और यहाँ पे मेरा जवाब क्या था, लेस देन 2.5 kg। वजन को मेजर करने का एक स्केल होता है और उसको नाम देते हैं साल्टर स्केल, जो कम्युनिटी सेटअप में यूज आता है। आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में पूछा गया सवाल है कि साल्टर स्केल का यूज क्या है। वजन को मेजर करने का स्केल है साल्टर स्केल। अगला प्रश्न, ऑल आर द इंपैक्ट ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन एक्सेप्ट वन। अगर जनसंख्या वृद्धि हो, जनसंख्या में वृद्धि हो, जनसंख्या जो है उसमें अगर वृद्धि हो जाए, जनसंख्या बढ़ जाए, तो सारे के सारे इम्पैक्ट है उसके, एक को छोड़ के, एक इम्पैक्ट नहीं है, बाकी सारे इम्पैक्ट है जनसंख्या वृद्धि के, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के। पुअर्टी, पर कैपिटा इनकम, फूड और रिलीजन। इम्पैक्ट का मतलब समझते हो, इम्पैक्ट मतलब प्रभाव। तो जनसंख्या वृद्धि के वजह से सारे प्रभावित होंगे। कौन प्रभावित होगा, गरीबी होगी, जनसंख्या बढ़ेगी गरीबी आएगी, जनसंख्या बढ़ेगी गरीबी आएगी। तो जनसंख्या बढ़ने से गरीबी आएगी, जनसंख्या बढ़ने से पर कैपिटा इनकम प्रभावित होगी, जनसंख्या बढ़ने से खाने की गड़बड़ होगी। लेकिन जनसंख्या बढ़ने का धर्म से कोई संबंध नहीं है। तो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का इम्पैक्ट सभी चीज़ों पे, खाने पे पड़ेगा, पर कैपिटा इनकम पे पड़ेगा, गरीबी अमीरी पे पड़ेगा,
लेकिन रिलीजियन का संबंध जनसंख्या वृद्धि से नहीं है। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन जो है उसका संबंध धर्म से, जाति से, इससे कुछ भी नहीं है। तो डी आंसर यहाँ पे बनेगा, दैट इज नॉट रिलेटेड टू द रिलीजियन, रेस्ट ऑल आर करेक्ट। जनसंख्या वृद्धि का रिलीजन यानी कि धर्म से कोई संबंध नहीं है। अगला प्रश्न है, कौन से टाइप का पेल्विस जो है वो कॉमनेस्ट और आइडियल पेल्विस है चाइल्ड बियरिंग के लिए? बच्चा बर्थ करने के लिए पेल्विस का राउंड शेप में होना जरूरी है। चाइल्ड बर्थ के लिए पेल्विस का कैसा होना जरूरी है? राउंड शेप का होना चाहिए। अब कोई पेल्विस जो है राउंड शेप का हो तो इसका जो डायामीटर है वो आइडियल डायामीटर कहलाता है। तो इस पेल्विस को हम आइडियल पेल्विस कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? आइडियल पेल्विस बोलते हैं। बेबी बर्थ के लिए जो आइडियल पेल्विस होता है वो गायनेकोइड होता है, जो फीमेल पेल्विस भी कहलाता है। इसको हम क्या बोलते हैं? फीमेल पेल्विस। पेल्विस एक और होता है मेल पेल्विस, जिसको हम एंड्रॉइड कहते हैं। एंड्रॉइड जो पेल्विस होता है ना, इसको मेल पेल्विस कहते हैं। तो एंड्रॉइड इज ए मेल पेल्विस और गायनेकोइड इज ए फीमेल पेल्विस। एंथ्रोपोइड या प्लेटिपेलोइड, यहाँ पे पेल्विस का कोई टाइप नहीं रहेगा। तो मेल पेल्विस तो कौन है? एंड्रॉइड। फीमेल पेल्विस कौन है? गायनेकोइड। तो गायनेकोइड इज ए फीमेल पेल्विस, एंड्रॉइड इज ए मेल पेल्विस। अब गायनेकोइड जो फीमेल पेल्विस है तो ये आइडियल पेल्विस माना जाएगा। प्रेगनेंसी के हिसाब से राउंड शेप का होना चाहिए। समझ में आया प्यारे दोस्तों? पेल्विस का शेप आइडियल और राउंड होना चाहिए। और ये डिलीवरी के लिए फेवरेबल पेल्विस है गायनेकोइड। डिलीवरी के लिए फेवरेबल और आइडियल पेल्विस है गायनेकोइड। इसको हम फीमेल पेल्विस के नाम से जानते हैं। अगला है, व्हाट इज द फर्स्ट थिंग टू डू इन केस ऑफ ए ब्लीडिंग वुंड ऑफ लेग ड्यू टू द एक्सीडेंट? एक्सीडेंट की वजह से लेग में घाव हुआ और घाव से खून निकल रहा है, कंडीशन है, प्रीलिम्स का क्वेश्चन है, यूपीपीएससी स्पेसिफिक प्रश्न है, जो आप सोच के लिखना। और जिन रसगुल्लों ने अभी तक अगरबत्ती नहीं लगाई है, अगरबत्ती का मतलब समझते हो? प्रेस द लाइक बटन, तुरंत प्रभाव से लगाएं, एक जोश, जुनून, उत्साह और पागलपन के साथ में लगाएं। और मैं फिर बता रहा हूं, इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए आपका जुनूनी बनना पड़ेगा। तो एक जुनून दिखाए अपने अंदर। रोज शाम को 4:15 बजे इस क्लास को आत्मसात करें। रोज सुबह 6 बजे नॉट सेट सीरीज क्लास को जरूर सुने। नॉट सेट सीरीज क्लास आपके लिए एक अमूलचूल परिवर्तन करेगी लाइफ में। तो सुबह 6 बजे जो बच्चे अभी तक उठने नहीं शुरू है, कल से उठना शुरू हो जाएगा। रोज सुबह 6 बजे नॉट सेट सीरीज, रोज शाम को ये आपकी क्लास 4:15 बजे, दोनों क्लास को साइमल्टेनियसली आपको पढ़ना है। और इस यूपीपीएससी एग्जाम की एक बेहतरीन तैयारी करनी है। इस सवाल ने आपसे बोला कि व्हाट इज द फर्स्ट थिंग टू डू इन केस ऑफ ब्लीडिंग वुंड? अप्लाई प्रेशर एट सम प्रेशर पॉइंट, एलिवेट द वुंड साइट, अप्लाई डायरेक्ट प्रेशर एट ब्लीडिंग पॉइंट विद द क्लीन स्टाइल ड्रेसिंग, अप्लाई ए बल्की ड्रेसिंग टू एब्जॉर्ब द ब्लड। इट्स वेरी इजी। जब भी कोई ब्लीडिंग पॉइंट हो, जब भी कोई वुंड है जहां से खून निकल रहा है और एक प्रोफ्यूज ब्लीडिंग हो रही है, एक एक्टिव ब्लीड हो रहा है, तो आपको उस पर्टिकुलर साइट पे डायरेक्ट प्रेशर अप्लाई करना है। आपका जो पहला स्टेटमेंट है, पहला काम है, वो आप क्या करेंगे? उस ब्लीडिंग पॉइंट पे डायरेक्ट प्रेशर अप्लाई करेंगे। तो आपका जो पहला काम है, यू हैव टू अप्लाई डायरेक्ट प्रेशर ऑन द ब्लीडिंग पॉइंट विद क्लीन और स्टेराइल वुंड। सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। हम उस ब्लीडिंग पॉइंट पे क्या करेंगे? डायरेक्ट प्रेशर अप्लाई करेंगे। ये हमारा पहला काम होना चाहिए, है कि नहीं? हम उस ब्लीडिंग पॉइंट पे क्या करेंगे? डायरेक्ट प्रेशर अप्लाई करेंगे। ये एलिवेट करना लेग को, बल्कि ड्रेसिंग लगाना या प्रेशर पॉइंट को प्रेशराइज करना, ये हमारा प्राइम एक्शन नहीं होता है। जैसे आपने किसी मरीज को कैनुला निकाला, तो कैनुला निकाला तो खून निकलेगा, तो आप क्या करते हो? बाबा जी 5 मिनट दबा के रखो, यही बोलते हैं हम। ये 5 मिनट दबाने का मतलब है यू जस्ट अप्लाई द डायरेक्ट प्रेशर ऑन ब्लीडिंग पॉइंट। और जब बाबा जी आप डायरेक्ट प्रेशर अप्लाई करोगे तो वहां से खून निकलना बंद हो जाएगा। दैट इज द सिंपलेस्ट मैकेनिज्म, है कि नहीं? तो डायरेक्ट प्रेशर शुड बी अप्लाई माय डियर फ्रेंड। सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है, डायरेक्ट प्रेशर शुड बी अप्लाई। विच वन इज द प्रीफर्ड पोजिशन फॉर ब्रेस्ट फीडिंग ए बेबी विद क्लेफ्ट पैलेट? अच्छा सवाल है, अच्छा सवाल है। अगर एक क्लेफ्ट पैलेट का बच्चा है और उसको आपको पोजीशन देनी है, बच्चा किसका है? क्लेफ्ट पैलेट का, ब्रेस्ट फीडिंग करानी है बेबी को, बेबी क्लेफ्ट पैलेट के साथ में। एक होता है क्लेफ्ट लिप और एक होता है क्लेफ्ट पैलेट। एक होता है क्लेफ्ट लिप, एक होता है क्लेफ्ट पैलेट। क्लेफ्ट पैलेट, ये जो क्लेफ्ट लिप होता है और दूसरा हमने बोल दिया क्लेफ्ट पैलेट होता है। तो क्लेफ्ट लिप का मतलब है आपके लिप में कट लगा हुआ है, आइदर यूनिलैटरल और बाईलैटरल। क्लेफ्ट लिप दोनों तरह का हो सकता है।
क्लेफ्ट लिप यूनिलैटरल हो सकता है, यूनिलैटरल, और क्लेफ्ट लिप बाईलैटरल हो सकता है, बाईलैटरल। तो एक आपका क्लेफ्ट लिप है और एक क्लेफ्ट पैलेट है। क्लेफ्ट लिप यूनिलैटरल हो सकता है, क्लेफ्ट लिप बाईलैटरल हो सकता है। ये जो क्लेफ्ट लिप यूनिलैटरल है, इसमें एक साइड का आइदर राइट और आइदर लेफ्ट, किधर का भी एक साइड का लिप कट जाएगा, इसको यूनिलैटरल क्लेफ्ट लिप कहते हैं। बाईलैटरल है, दोनों साइड का कट जाएगा। यूनिलैटरल जो क्लेफ्ट लिप होता है वो ज़्यादातर होता है लेफ्ट साइड। किधर होता है? लेफ्ट साइड। हाँ, ये राइट साइड भी हो सकता है, पर ज़्यादातर ये लेफ्ट साइड होता है। और बाईलैटरल जो होता है इसमें दोनों साइड होती है, राइट भी होती है, लेफ्ट भी होती है, इसको बाईलैटरल क्लेफ्ट लिप कहते हैं। अब ये जो क्लेफ्ट लिप के अलावा होता है पैलेट, तो जो आपका पैलेटाइन पैलेट है, ऊपर का जो पैलेट है उसमें कट लगा होता है। तो एक तो लिप में कट है, आइदर यूनिलैटरल और बाईलैटरल, दूसरा पैलेट में कट है। और पैलेट में कट जो है वो आपका जो पैलेट है उसका फ्यूजन फेलियर है। लिप में कट क्यों रह गया? क्योंकि फ्यूजन फेलियर हो गया वर्मिलियन बॉर्डर का। आपका लिप का ये जो बॉर्डर है इसको नाम देते हैं वर्मिलियन बॉर्डर, और वर्मिलियन बॉर्डर जो फ्यूज नहीं हो पाई, उसका फ्यूजन फेलियर हो गया, इसको तो बोलते हैं क्लेफ्ट लिप। और जब आपका जो है पैलेट जो है वो उसका फ्यूजन फेलियर हो जाएगा, उसको क्लेफ्ट पैलेट कहते हैं। तो जब ये फ्यूजन फेलियर है तो बच्चे को सकिंग करने में दुविधा का सामना करना पड़ेगा। तो इस कंडीशन के अंदर हम कौन सा पोजीशन देना प्रीफर करेंगे? अपराइट, सुपाइन, प्रॉन या साइड लाइन? कौन सा पोजीशन जो है वो प्रीफर पोजीशन है? अपराइट, सुपाइन, साइड लाइन या प्रॉन? अपराइट, सुपाइन, प्रॉन या साइड लाइन में से कौन सा पोजीशन प्रीफर पोजीशन रहेगा, ऐसा आपने बताना है। ऑपरेशन से पहले, ऑपरेशन के बाद में ऐसे अलग अलग पोजीशंस होते हैं। 3 तरह की पोजीशन यहाँ पे पूछते हैं। अभी तो इसका कोई सर्जिकल करेक्शन वगैरह नहीं हुआ। क्लेफ्ट लिप या क्लेफ्ट पैलेट के बच्चे में कौन सी समस्या रहती है कि मरीज में एस्पिरेशन का रिस्क रहता है। तो एस्पिरेशन के रिस्क को प्रिवेंट करने के लिए पहले तो उसको सीधा रखते हैं, अपराइट रखते हैं, सीधा रखते हैं, इनप्लांट सीट के ऊपर बिठा के रखते हैं। ये तो ऑपरेशन से पहले की बात है। ऑपरेशन के बाद में आफ्टर सर्जरी पोजीशन अलग रहती है। सर्जरी से पहले तो अपराइट है, सर्जरी के बाद में नॉन ऑपरेटिव साइड प्रॉन पोजीशन, नॉन ऑपरेटिव साइड लैटरल पोजीशन, नॉन ऑपरेटिव साइड लैटरल पोजीशन, ये सर्जरी के बाद का पोजीशन होता है। नॉन ऑपरेटिव साइड में कौन सी पोजीशन देते हैं? लैटरल पोजीशन देते हैं। ये सर्जरी के बाद की पोजीशन है नॉन ऑपरेटिव। आइदर जैसे राइट साइड का क्लेफ्ट लिप था तो लेफ्ट लैटरल पोजीशन, लेफ्ट का था राइट लैटरल पोजीशन। बाईलैटरल हो तो लेफ्ट दोगे या राइट दोगे? बाईलैटरल है ना। यूनिलैटरल है तो नॉन ऑपरेटिव साइड लैटरल पोजीशन। अगर बाईलैटरल है तो लेफ्ट राइट नहीं देते हैं, सुपाइन देते हैं। और सुपाइन के साथ में हेडो बेड एलिवेट हो तो लगभग अपराइट हो जाता है। सुपाइन विद हेडो बेड एलिवेटेड ये करते हैं जब बाईलैटरल हो। और मैंने कहा एक साइड का हो तो नॉन ऑपरेटिव साइड में लैटरल पोजीशन। अगला जो रहेगा ये तो हो गया यूनिलैटरल, बाईलैटरल, क्लेफ्ट लिप। क्लेफ्ट पैलेट हो तो ऑपरेशन के बाद में प्रॉन पोजीशन देते हैं आफ्टर सर्जरी। क्लेफ्ट पैलेट में प्रॉन पोजीशन देते हैं और उसके देने का कारण होता है ड्रेन करने के लिए सिक्रीशंस को। क्लेफ्ट लिप या क्लेफ्ट पैलेट ज़्यादातर कौन सी एंटी कन्वर्जेंट दवाई की वजह से होने वाला कंजेनाइटल इफेक्ट है? मतलब कौन सी दवाई का टेराटोजेनिक इफेक्ट है क्लेफ्ट लिप और क्लेफ्ट पैलेट, वो भी एंटी कन्वर्जेंट ड्रग कौन सी है बता सकते हो? कौन सी कन्वर्जन की दवाई है जो माँ लेती है और उसका टेराटोजेनिक इफेक्ट बच्चे पे होता है और बच्चा क्लेफ्ट लिप और क्लेफ्ट पैलेट का हो जाता है? लॉर्ड कृष्णा ने सही जवाब लिखा है फेनिटोइन। मीनाक्षी ने बिल्कुल सही लिखा है फेनिटोइन, और दिव्यानी राज ने बिल्कुल सही लिखा है फेनिटोइन इज दैट ड्रग। ये कराने वाली दवाई होती है फेनिटोइन। और हमने पढ़ा था फेनिटोइन दवाई जो होती है वो करवाती है फीटल आइडेंटोइन सिंड्रोम। फीटल आइडेंटोइन सिंड्रोम का मतलब फेनिटोइन आइडेंटोइन ग्रुप की है और ये बच्चे में क्लेफ्ट लिप और क्लेफ्ट पैलेट करवाती है। तो फेनिटोइन का टेराटोजेनिक इफेक्ट है क्लेफ्ट लिप और क्लेफ्ट पैलेट के ऊपर, और जो बीमारी निकल के सामने आती है उसको बोलते हैं फीटल आइडेंटोइन सिंड्रोम। फीटल आइडेंटोइन सिंड्रोम। इतनी बात आपको इस बीमारी को लेके क्लियर कट होना चाहिए माइंड के अंदर। और इनका सर्जिकल करेक्शन है। क्लेफ्ट लिप का बोलते हैं चिलियोप्लास्टी और पैलेट का बोलते हैं पैलेटोप्लास्टी या स्टेफाइलोरेपी। और जिन रसगुल्लों ने अभी तक अगरबत्ती नहीं लगाई है ना, तुरंत प्रभाव से लगा देवे। अगरबत्ती का मतलब है प्रेस द लाइक बटन। आप कहोगे सर इससे क्या होता है? तो मैं एक बात बताता हूँ, इससे आपके अंदर एक बिलीव डेवलप होता है कि विश्वास पैदा होता है। वही विश्वास जो इस छोटी सी चिट्ठी के अंदर है,
एक लाइन हम बहुत ही सुंदर लाइन पढ़ते हैं कि नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है, मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना और गिरकर चढ़ना कभी नहीं अकरता, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाट पे लिखता चला जाता हूं, मैं गीत नहीं गाता हूं, गीत नहीं गाता हूं। तो यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू इन मेजर ऑफ ओवरकम बैड बॉडी ऑर्डर? प्यारे दोस्तों, जब बैड बॉडी ऑर्डर हो, शरीर से दुर्गंध आ रही हो, उसको ओवरकम करने के लिए, उसको क्या करने के लिए, ओवरकम करने के लिए, कौन सा बैड बॉडी ऑर्डर जब आ रही हो उसको ओवरकम करने के लिए कौन सी चीज सही नहीं है इनमें से? पहला है कीप आवर बॉडी क्लीन, टेक डेली बाथ, यूज डिओड्रेंट्स, अवॉइड बाथ ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन। बहुत अच्छा सवाल है, कौन सी बात सही नहीं है? बैड बॉडी ऑर्डर जो है, नॉट ट्रू इन मेजर्स टू ओवरकम, टू कीप आवर बॉडी क्लीन, टू टेक डेली बाथ, टू यूज डिओड्रेंट्स, टू अवॉइड बाथ ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन। एक्सेप्ट का क्वेश्चन है, ला लो, नॉट लिखा हुआ है, नॉट वर्ड है नॉट, तो पहला लिखा हुआ है टू कीप आवर बॉडी क्लीन, सही है। तो अगर आप बॉडी की ऑर्डर को, बैड ब्रेथ को दूर करना चाहते हो तो बॉडी को साफ सुथरा रखो भाई, बॉडी को क्लीन रखो, ये तो आपका पहला टास्क होना चाहिए कि आपको बॉडी को क्या रखना है, क्लीन रखना है, ये पहला टास्क है। दूसरा है आपको डेली नहाना है, ये आपका दूसरा टास्क है। अगर आप बॉडी को क्लीन रखना चाहते हो तो डेली नहा लो, है ना, हाइजीन मेंटेन करना ना, तो नहाना जरूरी है। यूज करो डिओड्रेंट्स को, डिओड्रेंट्स स्प्रे जो हम यूज करते हैं ताकि बॉडी से हाइजीनिक रहे और बॉडी से खुशबू आए, नहीं तो बदबू आती है बॉडी से, तो बॉडी से बदबू ना आए, उससे खुशबू आए, इसके लिए आपको डिओड्रेंट्स यूज करना है। आपको डेली नहाना है, आपको बॉडी को क्या रखना है, क्लीन रखना है। लेकिन प्यारे दोस्तों, एक बात यहाँ पे लिखी है कि आपको अवॉइड करना है बाथ ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन, ये आपको नहीं करना है। मेंस्ट्रुएशन के दौरान आपको बात अवॉइड करना है, ये बात गलत है। क्यों? उस समय तो उल्टा ज़्यादा हाइजीन की जरूरत रहती है भाई। कोई लेडी मेंस्ट्रुअल पीरियड में, उस समय तो उसको हाइजीन की ज़्यादा जरूरत है, सैनिटरी पैड्स यूज करना होता है, बढ़िया से नहाना होता है, अच्छे से बॉडी को हाइजीनिक रखना होता है। तो डी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। ए, बी और सी तीनों ही गलत सही स्टेटमेंट है, इसलिए वो आंसर नहीं है। ऐसा डी गलत स्टेटमेंट है, इसलिए वो आंसर है मेरा। अगला प्रश्न, क्या जबरदस्त बात पूछी है इस सवाल ने, जो एक आपका महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकता है इस एग्जाम के लिए। थोड़ा हटके जवाब है ये, थोड़ा हटके सवाल है। हाँ, हाँ, डिओड्रेंट्स विंटर में काम में लोग ऐसा बिना नहाए, है ना, कि सर जुम्मे के जुम्मे नहाएंगे अब, नहीं तो अब नहाना बंद कर देंगे, ऐसा तो नहीं है। हाँ, ऐसा कुछ बच्चों के होता है ना। मैंने अभी रिसेंटली जो है एक बच्चे ने मुझे पूछा था, मैंने ऐसे क्लास में बोला कि भाई जुम्मे के जुम्मे नहाना होता है, तो एक बच्चे को ये बात पता नहीं थी, तो उसने मेरी जो इंस्टाग्राम आईडी पे उस पर मैसेज डाला, हाँ, कि राजू सर नर्सिंग वाला प्लीज़ मुझे ये बताओ कि ये जुम्मा क्या होता है। मैंने बोला एक गाना है दोस्त कि जुम्मे को, मतलब आई जस्ट फॉरगेट दैट, लेकिन मैंने वो गाना उसको शेयर भी किया। मैंने कहा इसको सुनो, तुम्हें जुम्मा समझ में आए तो आ जाएगा, और इससे भी ना मिले तो सर्च कर लेना भाई, तो जुम्मा मिल जाएगा तुम्हें। तो जुम्मा जो होता है ना, वो क्या होता है आप सभी को पता है? आप में से कितने लोगों को पता है? आप में से भी कुछ लोगों को पता नहीं होगा जुम्मा क्या होता है। पता है क्या? हाँ, जुम्मे वाली रात, हाँ वही गाना, जुम्मे को रात। हाँ, लेकिन हाँ, एक रसगुल्ले ने सही लिखा जुम्मे का मतलब। सॉन्ग ही नहीं, कुछ लोगों को तो पता ही नहीं है। तुम पता क्या रखते हो बे? तुम्हें ये नहीं पता, वो नहीं पता, वजन डबल कब होता है ये नहीं पता, ट्रिपल कब होता है। तुम अगरबत्ती लगाओ, लाइक बटन प्रेस करो, ठीक है। लाइक बटन प्रेस करो तुम्हें। हाँ, आज शाम को मैं जुम्मे का मतलब बताऊंगा, है ना, जुम्मे का मतलब शाम को हम बनाएंगे, है ना। हाँ, अतई वाली क्लास में, इंस्टाग्राम पे अतई वाली क्लास लेंगे शाम को। आ जाना आप 7-8 बजे आ जाना, राजू सर नर्सिंग वाले पे हतई वाली क्लास लेंगे अपन, ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप फॉर प्रॉपर हीलिंग ऑफ फ्रैक्चर इन बोन्स? पहला कैल्शियम सप्लीमेंटेशन, एक्सरसाइज, इमोबिलाइजेशन और एंटीबायोटिक।
क्या बात है, क्या बात बोली गई है। हमने बोला मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप टू प्रॉपर हीलिंग ऑफ फ्रैक्चर इन बोन्स। बोन्स में फ्रैक्चर की प्रॉपर हीलिंग के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप कौन सा रहता है? कैल्शियम सप्लीमेंट? नहीं। देखो यहाँ पे दो बातें हैं। कुछ बच्चे ए लिखेंगे कि सर कैल्शियम देंगे हड्डी की हीलिंग के लिए। अबे कैल्शियम से पहले उसको, हड्डी जैसे दो भाग में टूटी है तो उसको पहले यो करो, तुम अलाइनमेंट में लाओ। अलाइनमेंट बोन जो होती है ना, उसको पहले हमें क्या करना है? इमोबिलाइज करना है। इमोबिलाइज करने के लिए हमें उसको किस में लाना पड़ेगा? अलाइनमेंट में। सबसे पहले आप क्या करो, उस हड्डी को अलाइनमेंट में लाओ, सीध में लाओ, सीध में। जब आपकी हड्डी सीध में आ जाएगी तो हटेगी नहीं। तो पहले आपकी हड्डी क्या होनी चाहिए? सीध में होनी चाहिए, अलाइनमेंट में। तो बोन शुड बी इन अलाइन, तो अलाइनमेंट मानी चाहिए। इमोबिलाइज कर दो उसको। कैल्शियम सप्लीमेंट बाद की बात है। कैल्शियम सप्लीमेंट देना, एक्सरसाइज कराना, एंटीबायोटिक, इनका क्या ही रोल है। तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा? बोन को अलाइंड करना पड़ेगा, उसको अलाइनमेंट में लाओ और उसके बाद में उसको इमोबिलाइज कर दो, है कि नहीं? कर दो नहीं, उसको इमोबिलाइज मत होने दो। तो अलाइनमेंट में आएगी और फिर उसके ऊपर प्लास्टर कर देंगे। क्या कर देंगे? प्लास्टर। इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो यहां पे करेक्ट आंसर सी है, बाकी गलत है। अगला प्रश्न, लार्ज स्केल वाटर प्यूरिफिकेशन। लार्ज स्केल वाटर प्यूरिफिकेशन ऑल स्टेप्स एक्सेप्ट। लार्ज स्केल पे वाटर के प्यूरिफिकेशन में सब स्टेप काम में लेते हैं, एक को छोड़ के। बताओ, लार्ज स्केल पे हम वाटर प्यूरिफिकेशन करते हैं। सवाल ने बोला है लार्ज स्केल पे वाटर प्यूरिफिकेशन होता है। बताओ बताओ, जल्दी बताओ, स्पीड के साथ में। और आज एक जबरदस्त काम और होने वाला 15-20 मिनट बाद में, 19 मिनट बाद में। क्या होगा 19 मिनट बाद में? हाँ, हम चांद पे पांव रखने वाले हैं, है कि नहीं है? आज अभी 19 मिनट बाद में, 19 मिनट बाद में हम कहाँ पांव रखने वाले हैं? एकदम चांद के ऊपर, है ना? तो चांद के पार चलो वाली कहानी आपको पता ही है। तो 19 मिनट बाद में हम चांद के ऊपर पांव रखने वाले हैं। इस बात के लिए खुद को पूरा उत्साहित मन के साथ में, है कि नहीं, जोश के साथ में रखना आज, क्योंकि आज हिंदुस्तान का सर फक्र से ऊपर होगा। इस बात पे अगरबत्ती बनती है ना? वो कहता है ना कि ये देश जो है और इस देश के खातिर जो है सब कुर्बान है कि नहीं है? वो कहता है ना कि ये भारत कोई मिट्टी का टुकड़ा नहीं है, ये जीता जागता राष्ट्र है ना? ये भारत कोई मिट्टी का टुकड़ा नहीं है, जीता जागता राष्ट्र है। हम जिएंगे तो इस भारत के लिए और मरेंगे तो इस भारत के लिए। और मरने के बाद में भी गंगा नदी में बहती हुई हमारी अस्थियों को कोई कान लगा के सुनेगा तो उसमें एक ही आवाज आएगी, भारत माता की जय। तो आज हमारा देश जो है, हमारा जो सर है वो और प्राउड से ऊपर हो जाएगा, क्योंकि आज शाम को 6:04 पे, अब से ठीक 18 मिनट बाद में हम चांद पे पांव रखने वाले हैं और हमारा झंडा चांद पे लहराएगा। कुछ लोगों के झंडे में चांद है, हमारा झंडा चांद पे है कि नहीं है? ये फर्क है, इसलिए उन लोगों को समझ लेना चाहिए कि वो कितना मामला उनका गंभीर है। तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है प्यारे दोस्तों कि लार्ज स्केल वाटर प्यूरिफिकेशन की हम अगर बात करें, लार्ज स्केल पे अगर हम वाटर प्यूरिफिकेशन की बात करें तो सवाल ने ये बोला है कि ये स्टेप ए को छोड़ के वाटर स्टोरेज, डिसइंफेक्शन, स्क्रीनिंग और फिल्ट्रेशन, 4 बातें हमने लिखी। लार्ज स्केल पे जब हम वाटर प्यूरिफिकेशन काम में लेते हैं तो उस प्यूरिफिकेशन के अंदर कौन सी चीज़ यूज में आती है और कौन सी यूज में नहीं लेते हैं, ऐसा यहाँ पे बोला गया है। तो लार्ज स्केल पे वाटर प्यूरिफिकेशन में वाटर को स्टोर करके रख देते हैं, सारी गंदगी नीचे बैठ जाती है। ये पहला तरीका है, पहला स्टेप है। डिसइंफेक्टेंट काम में लेते हैं, वाटर को डिसइंफेक्ट कर दिया जाता है। डिसइंफेक्टेंट काम में लेके वाटर को क्या कर देते हैं? डिसइंफेक्टेंट कर देते हैं। और फिल्टर करके वाटर को प्यूरिफाई कर दिया जाता है, छान के वाटर को प्यूरिफाई करते हैं। तो एक तरीका आपका कौन सा हो गया? स्टोर करके। दूसरा तरीका डिसइंफेक्टेंट और तीसरा है फिल्टर करके वाटर को प्यूरिफाई कर देते हैं। तो ये 3 तरीके तो सही तरीके हैं और एक तरीका जो है स्क्रीनिंग, ये तरीका गड़बड़ तरीका है। लार्ज स्केल पे जब हम वाटर प्यूरिफिकेशन करते हैं तो सभी बातें होगी एक को छोड़ के, तो स्क्रीनिंग वहाँ पे नहीं रहेगा, बाकी सभी बातें सत्य है। स्क्रीनिंग नहीं रहेगा मतलब वाटर स्टोरेज रहेगा, डिसइंफेक्टेंट रहेगा, फिल्ट्रेशन रहेगा, पर स्क्रीनिंग वहाँ पे नहीं रहेगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है। समझ में आई प्यारे दोस्तों? तो ये कुछ महत्वपूर्ण बात जो है हमने वाटर प्यूरिफिकेशन को लेके समझी है। और जिन रसगुल्लों ने हमारा जो है नॉर्थ सेट का टारगेट बैच, जो नॉर्थ सेट का MCQ बैच है, वो अभी तक परचेज नहीं किया है, लाइव फ्रॉम
स्टूडियो एमसीक्यू बैच ये रहने वाला है, नॉर्थ सेट का जो चल रहा है, और इसके साथ में टेस्ट सीरीज फ्री है। बैच स्टार्ट हो चुका है। जिनको नॉर्थ सेट की पूरी कंप्लीट तैयारी करानी है वो एमसीक्यू बैच को आज ही ज्वाइन कर सकते हैं, बड़े उत्साहित मन के साथ में, और अपने आप को कॉन्फिडेंट कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, डंपा इज ए इंजेक्टेबल कॉन्ट्रासेप्टिव विच इज गिवन आफ्टर एन इंटरवल ऑफ एवरी। डंपा कितने समय के इंटरवल में दिया जाता है? यहाँ पे क्या बोला गया है, डंपा जो है वो कितने समय के इंटरवल के अंदर दिया जाता है, ऐसा सवाल ने यहाँ पे पूछा है। तो आपको क्या लगता है कि डंपा जो है उसका इंटरवल क्या रहेगा? 2 वीक, 3 वीक, 3 मंथ्स और 2 ईयर। 4 ऑप्शन हमने लिखे। डंपा जो इंजेक्शन है कॉन्ट्रासेप्टिव का मेथड है, इसको कितने वक्त में दिया जाता है डंपा को, ऐसा सवाल ने पूछा है। तो आप सभी को इस सवाल का जवाब कहाँ रखना है? वीडियो के अंत में कमेंट बॉक्स में रखना है। और ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए कि यूपीपीएससी स्टाफ नर्स की अगर आप टारगेट बैच ज्वाइन करके पूरी कंप्लीट तैयारी करना चाहते हो, बैच को आज ही परचेज करें। बैच की क्लास जो है वो 21 अगस्त से स्टार्ट हो चुकी है, यानी कि परसों क्लास स्टार्ट हो चुकी है। थ्योरी क्लास है, पूरी तरीके से पूरे जोश, जुनून, उत्साह और पागलपन के साथ में इस टारगेट बैच को ज्वाइन करके आप आने वाले एग्जाम में खुद को कॉन्फिडेंट कर सकते हैं। आज के सेशन को यहीं पे विराम दूंगा। सवाल का जवाब वीडियो के लास्ट में कमेंट बॉक्स में लिखना है, और आज का सेशन कैसा लगा ये भी लिखना है। और सुबह 6 बजे नॉर्थ सेट सीरीज में अयोध्या के राजकुमार की सौगंध खा के जुड़ना है। सभी को जुड़ना है और पूरे उत्साहित मन के साथ में जुड़ना है। और जाने से पहले एक ही बात बोलूंगा, ईश्वर का दिया कभी अल्प नहीं होता, जो टूट जाए वो संकल्प नहीं होता। हार को लक्ष्य से दूर ही रखना मेरे दोस्त, क्योंकि जीत का कोई विकल्प नहीं होता। और सौगंध महादेव की, हम पैदा हुए हैं जीतने के लिए। संकल्प सिर्फ एक है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो मिलते हैं दोबारा एक नए सेशन में, कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्न को लेके करेंगे डील। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय महाकाल।